ए बी 1/2 सी, चलिए हम ऐसे लिखते हैं ए से बी बनने वाला है प्लस 1/2 सी। अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें तो क्या होने वाला है, 1 यहाँ पर होगा 0 0, अब पेन को बदला जाएगा, राइट। अब बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो जनाब मान लेंगे 1 माइनस अल्फा, अल्फा है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यस मान लेंगे हम 1 माइनस अल्फा अगर यहाँ पर है तो अल्फा यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा/2। समस्याएं तो नहीं है ना, समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी तो मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर 1 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज अल्फा ही रहा, बट यहाँ पर हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स अल्फा/2 हो जाएगा। सही है, ग्रेट, ओके। अब आप इन तीनों को ऐड करिए, टोटल करते हैं हम। ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस रुके रहिए थोड़ी देर के लिए। टोटल करने वाले हैं 1 माइनस अल्फा और यहाँ पर प्लस अल्फा, फिर से अल्फा/2, ये से यहाँ चला जाएगा, देन 1 प्लस अल्फा/2 आ जाने वाला है टोटल करने के बाद। इसको जनाब पकड़ कर रखिए, काम आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, किसका किसका, ए का भी पार्शियल प्रेशर, बी का भी एंड सी का भी। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं जनाब, हम आपको सिखाने वाले हैं। सही है, यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ध्यान से जनाब देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे। जो यहाँ पर मोल्स आए ना इक्विलिब्रियम पर जो मोल्स आए हैं ए के, उनको हमें रखना है न्यूमरेटर में, दैट इज 1 माइनस अल्फा, दिखाई दे रहा है ना, देना चाहिए। और जो टोटल किया है आपने वो क्या है, 1 प्लस अल्फा/2 आया है, इसको रखना है डिनोमिनेटर में, रख दिया, इतना तो काम हो गया। अब जैसे ही आप इसको इंटू करते हैं किससे, टोटल प्रेशर से, जनाब टोटल प्रेशर क्या है, पी है ना, जैसे ही आप इसको पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यस, ये आ चुका है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी आप निकाल लेंगे। यहाँ पर बी के केस में क्या है, इक्विलिब्रियम पर अल्फा है ना, तो ऊपर हम अल्फा लिखेंगे, नीचे तो वही सेम आने वाला है। टोटल क्या है, 1 प्लस अल्फा/2 इंटू पी, तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जनाब ये टोटल प्रेशर है। एंड सिमिलरली सी वाले का भी आप पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। सी में क्या था, अल्फा/2, तो यहाँ पर जनाब आपको अल्फा/2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा/2 हम करेंगे इंटू पी। सही है, अब हमने ये तीनों के पार्शियल प्रेशर क्यों निकाले, अब जनाब समझिए यहाँ पर, क्योंकि केपी हमको लिखना है ना, या केपी लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जनाब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट साइड है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो रिएक्टेंट साइड इसको नीचे लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड क्या है, सी है ना, तो यस सी को हम ऊपर लिखने वाले हैं, तो हाफ सी था तो सी को हम ऐसे लिखेंगे, 1/2 भी तो लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो सी को सिर्फ सी नहीं ना, पी भी तो लिख लें, क्योंकि प्रेशर भी तो लिखना होता है हमको। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे पी सी, समझ आया। ये पावर हाफ मैंने क्यों लगाई, क्योंकि जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ है। अब बी वाले को भी तो हम प्रोडक्ट साइड ही दिखाई दे रहा है हमको, तो यानी कि बी को भी हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बी का पार्शियल प्रेशर क्या है, के बी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, चलिए वहां पर बाद में लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बता दिया जाए। यस, और लास्ट में पी ए तो होगा ही होगा। अब इन तीनों वैल्यूज को पुट करिए, शिद्दत के साथ सॉल्व करिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन भले ही आपको आसान लग रहा हो, बट आसान नहीं है, क्योंकि जो मैनिपुलेशन आपसे कराई जा रही है, यस अच्छी मैनिपुलेशन है जनाब, वो बहुत अच्छी मैनिपुलेशन है। ध्यान से करेंगे हम, ऊपर लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जनाब बहुत ही आराम से लिखना होगा हमको, ये पी लिखने वाले हैं, और ये जनाब हम बड़ा वाला ब्रैकेट बनाने वाले हैं। ऊपर लिखना है हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और उसका हाफ पावर में जाएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो अल्फा/2 लिख रहे हैं हम, और 1 प्लस अल्फा/2 इंटू पी, इसका होल पावर जाने वाला है 1/2। सही है ना, ये हमने लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब हम लिखने वाले हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बहुत ध्यान से जनाब, यहाँ पर क्या होने वाला है, ऊपर अल्फा होगा, नीचे तो 1 प्लस अल्फा/2 हो ही जाएगा। यहाँ पर भी आप इंटू पी करेंगे। सही है ना, बिल्कुल सही है। अब नीचे हमको लिखना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में ऊपर था 1 माइनस अल्फा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा/2। इस तरीके से जनाब यहाँ पर पावर में 1 ही होगा, तो यस आप उसको दिखाना चाहें दिखा दीजिए, ना दिखाना चाहें मत दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है बहुत ही ध्यान से जनाब, जो हम करने वाले हैं ना वो सीखना भी है। इंटू में है, राइट, यानी कि ऊपर नीचे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर कुछ कॉमन मिल रहा है। एंड यस, यहाँ पर पहले पी भी तो लिख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने पी से मल्टीप्लाई ही नहीं किया, इस तरीके से। सही है, अब जनाब हम कैंसिल आउट करने वाले कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर पी टू द पावर 1 है, यहाँ पर पी टू द पावर 1 है, तो यस डेफिनेटली हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जनाब इसको मत कैंसिल कर देना, कि यहाँ पर पावर हाफ है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा/2 है ना, 1 प्लस अल्फा/2 है, यस कैंसिल आउट किया जा सकता है जनाब। इन दोनों चीज़ों को आपने कैंसिल आउट कर दिया है। अब जो ये लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को। देखिए कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपको बहुत खास एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट देखिएगा अल्फा/2 है ना, तो यस अल्फा/2 ऊपर एज इट इज रहने वाला है, नीचे 1 प्लस अल्फा/2 है, 1 प्लस अल्फा/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 करेंगे, तो जनाब यहाँ पर आने वाला है 2 प्लस अल्फा होल/2।
तो यहाँ पर भी तो आपको वही लिखना है 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। अब आप क्या इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं? 2 2 बताइए, कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पर टफ लग रहा होगा। समझ आ चुका है? इसको रफ किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है इसको रफ। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए ये सब चीज़ें बच्चों के समान है। ओके जनाब, बड़ी अच्छी बात है। एक बार फिर से हम कौन सा पेन लेकर आएंगे? यही वाला। यानी कि यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया इसको हम नीचे लिखते हैं के पी करके, यहाँ पर साइड में कर दिया जाए के पी। जनाब जो भी नीचे बचा हुआ है उसको हम लिखने वाले। नीचे क्या बचा हुआ है? 1 माइनस अल्फा बचा है ना, 1 माइनस अल्फा बचा है, बाकी सारी चीज़ों को आप कैंसिल आउट कर चुके हैं, राइट। अब यहाँ से जो आने वाला है उसको आप नीचे लिखेंगे। यहाँ से जनाब क्या आने वाला था? अल्फा बाई 2 ऊपर रहेगा, नहीं अल्फा ऊपर रहेगा, 1 बाई अल्फा नीचे आएगा। अल्फा ऊपर रहेगा और नीचे क्या आने वाला था? 1 प्लस अल्फा। सही है ना? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो रफ रफ कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ के चलना था। अगर आपने समझा है तो दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी। यस, अल्फा यहाँ पर है, 1 प्लस अल्फा यहाँ पर। ओहो, थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर जनाब, थोड़ी सी गलती हुई है आपको। यहाँ पर पावर तो हम भूल ही गए थे, पावर हम भूल गए थे। एक बार फिर से वंस मोर, अल्फा बाई 2 है ना, तो इसको हम डायरेक्ट अब देखिए अल्फा बाई 2 था, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया था तो क्या आया था? 2 प्लस अल्फा बाई 2 आया था। तो यस, आपने 2 2 कैंसिल आउट कर दिया था, तो एट द एंड क्या आया था? अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा। ये आया था ना? आया था, बिल्कुल आया था। यस, इसकी पावर जनाब क्या है? हाफ है ना? दिखाई दे रहा है, देना चाहिए। और इन दोनों को अलग अलग करके रखना है, इनको बिल्कुल भी आपस में नहीं देखना है एक साथ, राइट। वो अलग है, ये अलग है, राइट। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और पी टू द पावर हाफ भी तो दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है? नहीं देना चाहिए, पी टू द पावर हाफ भी है यहाँ पर। ओके, अब पेन को बदला जाएगा और जो लिखा जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। येलो पेन का यूज हम करने वाले हैं। ये पी, ये रहा बड़ा वाला ब्रैकेट, और जो 1 माइनस अल्फा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यस 1 माइनस अल्फा यहाँ पर एज इट इज आ जाने वाला है। और जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 2 प्लस अल्फा, तो 2 प्लस अल्फा भी नीचे आएगा, बट पावर 1/2 लेकर आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए? 1/2 वाली पावर लेकर तो आएगा ना। ऊपर क्या है? अल्फा, अल्फा 1/2 पावर रहेगी, और यहाँ पर पी की भी पावर 1/2 रहने वाली है। और साथ में यहाँ पर क्या है? अल्फा, और यहाँ पर अल्फा की पावर 1 है। बोलिए हाँ कि ना? है ना? बिल्कुल है। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या हुई है तो वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, समझने का प्रयास करिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा, समझ में आएगा। यस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ चुका है। चलिए थोड़ा सा आगे आएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अल्फा 1/2 और अल्फा, दैट मीन्स अल्फा टू द पावर 3/2 हो जाने वाला है। पी की पावर 1/2 होगा ही होगा। नीचे क्या है? 2 प्लस अल्फा टू द पावर 1/2, और साथ में जनाब 1 माइनस अल्फा तो आप कर ही लेंगे। सही है ना? यस। चलिए आते हैं, कहाँ पर ऑप्शन है हमारा? ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेना है। अल्फा टू द पावर 3/2 एंड पी टू द पावर 1/2। अल्फा टू द पावर 3/2, पी टू द पावर 1/2। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्फा टू द पावर 3/2, पी टू द पावर 1/2, और नीचे 2 प्लस अल्फा टू द पावर 1/2 दैट इज हाफ, और 1 माइनस अल्फा पूरा पूरा। करेक्ट है ना? PCl5 डिसोसिएट्स एज PCl5, यहाँ पर रिएक्शन को तड़कता भड़कता लिखा जाएगा बाहर निकाल कर। PCl5 डिसोसिएट हो रहा है किसमें? PCl3 और Cl2 में। 5 मोल्स ऑफ PCl5 आर प्लेस्ड इन अ 200 लीटर वेसल, यानी कि T = 0 पर क्या था? 5 मोल थे PCl के। सही बात है। विच कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ N2, यानी कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ N2 है। बट आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर तो यार N2 जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, नहीं है ना? इसको होल्ड पर रखते हैं, आगे काम आने वाला है। एंड इज मेंटेन्ड एट 600 केल्विन, और ठीक है, इसको हम 600 केल्विन पर मेंटेन भी रखेंगे। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 2.46 atm, इक्विलिब्रियम प्रेशर बता दिया गया आपको। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो आपसे Kp पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, और R की वैल्यू आपको दे दी गई है। एज्यूम आइडियल गैस, ओहो, एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम PV = nRT वाले फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप ही बताएं जनाब। बिल्कुल कर लेंगे ना? आइडियल गैस का मतलब ही हो जाएगा PV = nRT। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इस रिएक्शन को हम फर्दर थोड़ा सा कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। 500 यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं T इक्विलिब्रियम पर। ओके, आगे करने वाले हैं अब हम। 5 - x यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, क्योंकि जनाब तीनों में ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। टोटल मोल्स करेंगे हम। टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? 5 - x प्लस x क्या हो जाएगा? x से x चला जाएगा, और जनाब 5 + x मिल जाने वाला है टोटल मोल्स। सही है। ओके, 5 + x टोटल मोल्स आ चुका है। और जनाब क्या दिया गया है आपको? PV = nRT वाले फॉर्मूले का यूज करना है। प्रेशर आपको यहाँ पर दिया गया है। वॉल्यूम जनाब यहाँ कहाँ पर है? ये रहा वॉल्यूम। PV, n के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, मोल्स के लिए RT तो आपको मिल ही जाएगा, राइट।
तो टोटल मोल्स के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है 5 + x। और जनाब क्या लिखा हुआ है टोटल, यहाँ पर भी +2 को भी तो आप ऐड करना चाहेंगे क्योंकि जनाब 2 मोल्स ऑफ N2 है। तो PV = nRT वाले फॉर्मूले को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। PV = nRT, सही है। प्रेशर वॉल्यूम nRT, n जनाब क्या होने वाला है आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं हम, पेन बदल दिया जाएगा। टोटल मोल्स क्या होने वाले हैं, n 5 + x + 2, ये होंगे टोटल मोल्स। ये मैंने 2 कहाँ से लिखा, यहाँ से जनाब, 2 मोल्स ऑफ N2 वो भी तो है उस वेसल में, वो भी हैं, बट यहाँ पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं है, वो हैं, उनको हम ऐड भी करेंगे। 5 + x यहाँ से, 2 यहाँ से, दैट मीन्स ये हो जाने वाले हैं टोटल मोल्स। इसकी हेल्प से आप x की वैल्यू निकालने वाले हैं। x निकालेंगे दैट मीन्स आपने मोल्स निकाल लिए हैं। चलिए निकालते हैं, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ओके, प्रेशर क्या है इक्विलिब्रियम पर, 2.46 atm, 2.46। वॉल्यूम क्या है जनाब, 200 था, राइट, 200, तो 200 लिखने वाले हैं। n की वैल्यू क्या लिखी आपने, 5 + x + 2, तो यानी कि 7 + x हम लिख सकते हैं। r की वैल्यू क्या है, 0.082 इंटू टेम्परेचर क्या है 300 था, नहीं सॉरी 600 है टेम्परेचर जनाब, 300 रखना नहीं है, ये 600 लिखा हुआ है ना, यस 600 हो जाएगा। इसको कर सकते हैं यस जनाब, यहाँ से देखिए 200 300, यस ऐसे हो जाएगा। हाँ पर भी वाला हट गया भैया, पेन बदला जाएगा क्योंकि कैंसलेशन आपको दिखाई देना चाहिए। 200 यहाँ 3 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप ऐसे करेंगे 6 4 10, 2 12 होने वाला है, तो जनाब यहाँ पर 100 हो जाएगा। 3 से यहाँ पर जाएगा तो 3 8 24, 3 दूनी 6, सही है, यस। ओहो, बड़ी ही आसानी से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं जनाब। ध्यान से देखिए 82 यहाँ, सॉरी 82, यस 82 यहाँ पर ही बन चुका है, 82 यहाँ पर भी होता है, तो कैंसिलेशन बहुत ही आसानी से होने वाला है। जब आप इसको करने वाले हैं तो क्या आएगा, 0.82 आएगा ना, इसको हटा दीजिए, 0.82 आएगा, यस 0.82 आएगा। तो जनाब क्या होने वाला है यहाँ पर, 10 कहाँ पर आएगा जनाब, 10 इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, बताइए कौन सा नंबर, यहाँ इस साइड 10 आने वाला है जनाब, यहाँ पर 10 आ जाएगा इसको कैंसिल आउट करने के बाद। तो 7 + x = क्या हो चुका है, 10 हो चुका है, तो x की वैल्यू क्या है 3। ओहो, इतना आसानी से, यस। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ जाते तो आपकी वाट लग जाती। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी बड़ा नंबर तैयार होगा, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब बड़े से बड़ा नंबर आपकी हालत बिगाड़ने की ताकत रखता है। एग्जाम में प्रेशर भी तो होता है जनाब। x की वैल्यू 3 आ चुकी है, दैट मीन्स x 3 रखेंगे तो यस आपको मोल्स मिल जाने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर कितने मोल्स मिलेंगे, x की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स 5 - x, दैट मीन्स 2 मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर PCl5 के, और 3 मोल्स हैं PCl3 के, और 3 मोल्स हैं Cl2 के, सही है ना, दिक्कतें नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। PV = nRT वाले फॉर्मूले का यूज करना तो आता है ना, कैलकुलेशन भी आती है। अब हम Kp वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं क्योंकि जनाब हमसे Kp ही तो पूछा गया था। Kp वाले फॉर्मूले में क्या होगा, n लिख लेते हैं, और जनाब प्रोडक्ट साइड क्या क्या है, प्रोडक्ट साइड PCl3 है, Cl2 है, और रिएक्टेंट साइड PCl5 है। तो जनाब n PCl3 इंटू n Cl2, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, n PCl5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से। तो टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे हम, चलिए टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। फॉर्मूले पता है ना, पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता है तभी तो आप क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। ये जनाब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमको Kp की वैल्यू निकल कर आ जाने वाली है। Kp लिखिए, NPCl3 आप निकाल कर आए हैं जनाब, x था तो यानी कि 3 × 3 हो जाने वाला है। NPCl5 क्या था जनाब, 5 - x था, यानी कि यहाँ पर 2 बचने वाला है, सही है ना, दिक्कतें बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो ऊपर चलिए, यही लिखा हुआ है हमने नीचे भी, राइट। ओके, प्रेशर को देख लेंगे कितना है, 2.46 atm, यस। और आपसे पूछा गया है 10⁻³ में, याद रखिएगा इसको, 10⁻³ में पूछा गया है। ओके, आते हैं नीचे, आते हैं इनटू टोटल प्रेशर क्या था जनाब, 2.46, टोटल मोल्स क्या थे 5। देखिए दिक्कतें हैं अगर तो यहाँ पर दिक्कतें सॉल्व करी जाएंगी। 7 + x = 10 था ना, यस टोटल मोल्स क्या है 10। अब इसको सॉल्व करिए और बस आंसर को क्रैक कर देंगे आप निश्चित तौर पर। तो जनाब इसको अगर ऐसे कर लिया जाएगा तो 0 बढ़ जाएंगे ना, 10⁻³ नीचे है, ओहो वहां पर क्या था 10⁻³ आपको चाहिए, तो इसको अगर आप उठाकर यहाँ ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो कुछ करना है इन्हीं के साथ करना है, ठीक है। 2 से ऐसे करेंगे तो 1 2 3, सही है ना, सिंपल है जनाब। अब तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 3 3 9 हो जाएगा 9, और इसको सॉल्व करिए, 9 3 27 के साथ 2 हासिल लग जाएंगे, 9 12 9 108, तो 110, सही है, बिल्कुल सही है जनाब। इसको 10⁻³ लिखा जा सकता है, नीचे है ना 1000, 10⁻³ नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है, क्या है जनाब 1107, एंड यस 10⁻³ वहां पर ऑलरेडी आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा 1107। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन था ये,
टाइम टेकिंग भी है एंड यस थोड़े से कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं। हालांकि कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं बोली जाएगी, आपकी आंखों के सामने सॉल्व करिए तो बिल्कुल भी टफ नहीं बोलेंगे कैलकुलेशन को, राइट। 4 मोल्स ऑफ आर्गन, तो जनाब आर्गन के कितने मोल्स हैं? 4। आर्गन के मोल्स हम लिख लेंगे 4 और 5 मोल्स ऑफ PCl5, तो PCl5 के 5 मोल हैं। आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवैक्यूएटेड फ्लास्क ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी, तो जनाब ये रहा वॉल्यूम, कैपेसिटी एट 610 केल्विन, तो जनाब ये हो चुका है टेम्परेचर। द सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रेट एट इक्विलिब्रियम, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 6 atm। इक्विलिब्रियम प्रेशर ये रहा जनाब Kp, ओके, तो आपसे Kp पूछा गया है, राइट। आर्गन के 4 मोल हैं एंड PCl5 के 5 मोल हैं, बड़ी अच्छी बात है जनाब। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा PV इक्वल टू NRT का, क्योंकि जनाब हमें टोटल प्रेशर चाहिए। टोटल प्रेशर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं जनाब ये इक्विलिब्रियम पर है, आपको कंटेनर का टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा, राइट। सब कुछ देखिए समझना सब कुछ है, पेन रख दीजिए, अभी सिर्फ वीडियो को देखना है एंड यस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर लगती है तो उसको नोट भी करना है, बट इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार जरूर से प्रैक्टिस करना है। चलिए PV इक्वल टू NRT का हम यूज करने वाले हैं और P टोटल हमको चाहिए, सही है, यानी कि NRT/V हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, यस। इसको हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं इस तरीके से, देखिए, राइट। P इक्वल टू NRT/V, N क्या होगा जनाब? N बोले तो मोल्स, मोल्स कितने होने वाले हैं? अब जनाब एक कंटेनर है, वहां पर सब कुछ है ना, आर्गन भी है, PCl5 है, तो यानी कि दोनों के मोल्स होने वाले हैं 5 + 4 दैट इज 9। ग्रेट, दिक्कतें बिल्कुल ना हो, इसको हम इक्वल टू कर देते हैं, सही है ना। आर की वैल्यू क्या है? 0.082, 0.082। टेम्परेचर क्या है? ये वाला 610 केल्विन, 610 लिख देंगे हम। वॉल्यूम जनाब क्या है? वॉल्यूम 100 है, ओके। इसको आप सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करते हैं या फिर आप खुद ही कर लेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा जनाब, काफ़ी टाइम लगने वाला है, अदरवाइज अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कई बार मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी एंड यस काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जनाब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4.5 आने वाला है, तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM में, राइट। ATM में हो जाएगा, यानी कि P टोटल क्या है? 4.5। P टोटल है 4.5, तो जनाब पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन एंड PCl5 क्या होने वाला है? पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, फॉर्मूला पता है ना, जितने मोल्स आर्गन के हैं कितने हैं? 4 डिवाइड बाई टोटल मोल्स दैट इज 9 इनटू प्रेशर 4.5 जो भी आया है, टोटल प्रेशर ना, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल आना चाहिए। आर्गन के कितने मोल्स हैं? 4 दिखाई दे रहा है, यस 4 अपॉन टोटल मोल्स दैट इज 9 इंटू 4.5 करेंगे तो डेफिनेटली क्या आने वाला है? 45 90, यानी कि 2 आ जाएगा, यही आएगा ना। ऐसे करेंगे, यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा, यस 45 दूनी 90, नीचे 2 हो जाएगा, यस जनाब 2 आएगा, ओके सही है ना। PCl5 ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं जनाब, P का, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 के लिए PCl5 के मोल्स कितने हैं? 5 इंटू, सॉरी डिवाइड में करेंगे 9 इंटू 4.5 दैट इज टोटल प्रेशर, क्या आया है? 4.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाने वाला है, बताइए आएगा नहीं आएगा? क्योंकि नीचे इसको सॉल्व करने के बाद नीचे क्या आने वाला है? 2 आने वाला है, 2.5 आएगा। ये आ चुके हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। बहुत अच्छी बात है, इसको मार्क करके रखिए, काम आने वाला है, ठीक है। अब पेन बदला जाएगा। अब जनाब इसको डिसोशिएट करेंगे हम PCl5 को, देखिए आर्गन का तो कुछ नहीं होने वाला, सही है, बट PCl5 डिसोशिएट होगा, कैसे होगा? PCl5 डिसोशिएट होगा जनाब PCl3 में और Cl2 में, ठीक है, हो गया डिसोशिएट। अगर हम T इक्वल टू 0 पर बात करें तो अभी अभी आपने प्रेशर निकाला है PCl5 का, क्या आया है? 2.5 आया है ना, यस। T इक्वल टू 0 पर 2.5 है, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पर क्या आने वाला है जनाब? इक्विलिब्रियम पर आएगा 2.5 माइनस P करते हैं हम, करते हैं ना, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, P कर देते हैं, तो यहाँ पर भी P हो जाएगा और यहाँ पर भी P हो जाएगा, क्योंकि जनाब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो जनाब आपने इतना सब कुछ लिख लिया है एंड यस यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हमने अंडरलाइन भी किया था, जस्ट अ सेकेंड, ओपन होगा भी नहीं होगा? होगा जनाब, बिल्कुल होगा। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 6 atm, यानी कि आप यहाँ पर टोटलिंग करेंगे ना, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम करिए, चलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, चलिए 6 लिख देते हैं, इसको आप एडिशन करने वाले हैं, 2.5 माइनस P प्लस P प्लस P, इसको ऐड करने के बाद ही आएगा 6, 2.5 माइनस P प्लस P प्लस P इक्वल टू 6, नहीं रुकिए, अभी इक्वल टू 6 नहीं करना है, क्योंकि जनाब यहाँ पर आर्गन भी है, ओहो आर्गन भी तो है, भले ही उसने यहाँ पर रिएक्ट ना किया हो, पार्टिसिपेट ना किया हो, बट उसका पार्शियल प्रेशर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जनाब। इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर क्या था आर्गन का? राइट, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, यस जनाब 2 ही आपको लिखना पड़ जाएगा, यानी कि P आर्गन भी तो लिखना पड़ेगा इक्वल टू, अब होगा 6, सही है ना, कुछ गलती तो नहीं है, समझ भी आ रहा है, आना चाहिए, कोई डाउट भी ना हो एंड यस। अब हम यहाँ से P को सॉल्व करेंगे
पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट कर देगा। पी यहाँ पर है, आर्गन का जनाब क्या है 2 है ना, तो आर्गन का 2 है, तो चलिए हम लिख लेंगे एक बार 2.5 प्लस पी बचेगा और यहाँ पर 2 हो जाने वाला है इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब 2.5 और 2 4.5, दैट मीन्स पी इक्वल टू 1.5 आने वाला है। पी इक्वल टू 1.5 आ चुका है, यहाँ पर आप लिख देंगे पी इक्वल टू 1.5 और यहाँ पर भी 1.5 लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1 आ जाने वाला है, सही है ना। पार्शियल प्रेशर हमने लिख लिया है इन सभी चीज़ों का। अब आते हैं केपी पर, बड़ा ही लंबा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी भी है एंड यस। अब हम केपी लिखने वाले हैं, कुछ तो आसानी हो ही चुकी होगी आपको। तो जनाब केपी में हमको पार्शियल प्रेशर लिखना होता है, तो पार्शियल प्रेशर आ चुका है ना सभी का। पार्शियल प्रेशर जनाब यहाँ पर क्या होगा 1.5, देखिए प्रोडक्ट का न्यूमरेटर में लिखेंगे ना, प्रोडक्ट का न्यूमरेटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बोलिए हाँ कि ना। बिल्कुल 1.5 इंटू 1.5, 1 पॉइंट भी तो लगाया जाएगा, इसको यहाँ से हटाते हैं 1.5 डिवाइड बाई 1। कैसे क्या समझ में आना चाहिए। केपी इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट में जो भी पार्शियल प्रेशर है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो डिनोमिनेटर में रखना होता है हमको वो होता है रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर हमने लिखा है, सॉल्व किया है, कैसे किया है सब कुछ समझाया जा चुका है, तो अब डाउट बिल्कुल भी ना हो। 1.5 प्रोडक्ट में रखेंगे, 1 नीचे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जनाब आएगा 2.25। क्या ऐसे ही पूछा गया है या कुछ फॉर्मेट दिया गया है हमको, नहीं सीधे पूछा गया है। यस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा जरूर, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है हमको। क्या था, अ बॉक्स कंटेन्स 0.90 ग्राम ऑफ लिक्विड, देखिए जो लिखा हुआ है ना उसको अंडरलाइन कर लेना है, राइट। 0.90 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, ये है आपका इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और किसमें दिया है, टॉर में। हमको एटीएम में यूज करना पड़ेगा। When the volume of the box is increased, जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया बॉक्स का तो some of the liquid water evaporates to maintain the equilibrium pressure, equilibrium pressure maintain रखना है, इसलिए कुछ liquid evaporate हो जाएगा। ग्रेट। If all the liquid water evaporates then the volume of the box must be, अगर सारा का सारा वाटर evaporate हो चुका है तो जनाब बताइए बॉक्स का वॉल्यूम क्या होने वाला है। यानी कि फॉर्मूला यूज होगा पीवी, बोले तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर एंड एज्यूम वाटर वेपर्स बिहेव एज एन आइडियल गैस, तो निश्चित तौर पर पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है, बिल्कुल। बट थोड़ी सी यहाँ पर समस्या ये है कि ये दिया हुआ है टॉर में। ओके जनाब, टॉर में दिया हुआ है तो हमको पता है कि 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है 760 टॉर। ओहो, TORR होता है, TORR ये होता है 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर। आपको लेकर आना है एटीएम में, तो जनाब 32 टॉर को क्या लिखेंगे हम, देखिए 32 यहाँ पर कर देंगे, अगर 32 टॉर तो जनाब आने वाला है 1/760 इंटू 32, यानी कि 32/760 आ जाएगा, राइट। एटीएम सही है ना, यही तो होगा। 32 टॉर इक्वल टू 32 एटीएम बाई 32/760 एटीएम। ये मैंने कैसे किया इसको यहाँ पर समझेंगे हम। 760 एटीएम में होता है जनाब, सॉरी 760 टॉर में होता है 1 एटीएम, यही है ना, उल्टा कर दिया मैंने इधर उधर। 760 टॉर इक्वल टू 1 एटीएम, जनाब 1 टॉर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/760 एटीएम, सही है ना। बचपन में करी थी ये वाली चीज़ें। अब 32 टॉर हमको चाहिए, यानी कि इसको हमें 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जनाब मल्टीप्लाई करने के बाद ही क्या आया है 32/760, ये होगा प्रेशर जो आपको यूज करना है, राइट। टॉर में नहीं एटीएम में लिखना होता है। आपको वॉल्यूम निकालना है तो वी को यहाँ पर ही रख लेंगे, एनआरटी, एन की वैल्यू क्या होने वाली है, देखिए एन डायरेक्ट नहीं दिया गया है, मोल्स। आपको वेट बताया गया है, मॉलिक्यूलर वेट, वाटर है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 18 होगा, तो यानी कि 0.9 डिवाइडेड बाई 18 आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपके मोल्स कंप्लीट होने वाले हैं, सही है। अब आर लिखते हैं, आर क्या है 0.082, यहाँ पर 2 होगा। टेम्परेचर क्या था जनाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, आई थिंक, यस 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 300 केल्विन हो जाने वाला है। नीचे आने वाला है प्रेशर, प्रेशर नीचे आएगा और प्रेशर लिखना है हमको एटीएम में, तो एटीएम में जब आप प्रेशर लिखने वाले हैं तो क्या होगा, एटीएम लिखने वाले हैं तो 32/760 होने वाला है, तो 32 नीचे रहेगा, 762 ऊपर चला जाने वाला है। बताइए समस्या तो नहीं है ना, क्योंकि P यहाँ पर आया है तो P आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 32/760 ऐसे होगा ना, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हमने डायरेक्ट ही वहाँ पर लिख दिया है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे हम। अब देखिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा जनाब, तभी तो काम बनेगा। क्या कोई आसान तरीका नजर आ रहा है, 32 दूनी क्या होता है 74 होता है। चलिए इसको आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, आने वाला है 9/20, 1/20 सॉरी 1/20 आएगा, तो जनाब आपको क्या करना होगा, 1 0 यहाँ से हटाइए, 1 0 यहाँ से हटाइए, सही है, ओके।
इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8.2 आ जाने वाला है। 8.2 इंटू 3 इंटू 76 डिवाइड बाई 2 इंटू 32 दैट इज 74। जनाब इसको सॉल्व करिएगा, क्या आने वाला है, चलिए नीचे आंसर ही देख लेते हैं। इसी तरीके से सॉल्व होगा ना, 29 आ जाएगा। डेफिनेटली आपको 29 मिलने वाला है सॉल्व करने के बाद। थोड़ा बहुत अगर पॉइंट होगा तो आप उसको राउंड ऑफ करने में मास्टरी तो अभी तक हासिल कर ही चुके हैं। तो एट द एंड आपको 29 आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले फॉर्मूले का यूज करना है, बड़ी अच्छी बात है। बट इस तरीके से आपको यूनिट को इधर उधर करना पड़ेगा। आपको पता है ना, प्रेशर हमें एटीएम में ही रखना होता है। एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 15 फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, इसका के आपको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। तो इस रिएक्शन से आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो रूल्स पता है ना, अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाने वाला है। पता है ना, पता होना चाहिए। अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो के इक्विलिब्रियम अपॉन में चला जाएगा। दैट मीन्स अगर के है तो वो 1/k हो जाएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो। ठीक है, रूल्स पता है ना, पता होनी चाहिए जना, बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो सोचिए, अब आप ऊपर वाली रिएक्शन से नीचे तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, सोचिए। यहाँ पर देखेंगे हम Cu क्या है, न्यूट्रल। यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव है ना। चार्ज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर जनाब हाफ Cu हो चुका है, यानी कि इस रिएक्शन को क्या किया गया है, हाफ से मल्टीप्लाई। क्योंकि अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ तक कैसे आएंगे, हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है ना। बट साथ में इसको रिवर्स भी किया गया है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल कॉपर रिएक्टेंट साइड है, बट यहाँ पर न्यूट्रल कॉपर कहाँ है, प्रोडक्ट साइड है ना। देखिए Cu यहाँ पर है और Cu2 पॉजिटिव जो प्रोडक्ट साइड था वो अब रिएक्टेंट साइड नजर आ रहा है आपको। बोलिए हाँ कि ना, नजर आ रहा है ना। यस, 2 Ag प्लस चार्ज है, यस Ag प्लस यहाँ पर है। तो इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है एंड साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया गया है। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो ये 2 Ag है वो Ag कैसे हो गया यहाँ पर, बताइए। जो ये Cu1 है वो यहाँ पर हाफ Cu कैसे हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया आपने ना। यानी कि इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है एंड देन मल्टीप्लाई किया है किससे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 से, तब जाकर आप ऊपर से नीचे तक आए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमको, यानी कि के की वैल्यू सही से करनी पड़ेगी। तो के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपने रिवर्स किया, इसके लिए 1/k हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए पावर 1/2 हो जाने वाली है। सही है, 1/2 बोले तो 1/2 ही होगा। 1/2 क्या होता है, पूरा हाफ बोला जाता है। ओके, समझ में आ चुका है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। के की वैल्यू दी हुई है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 15। सही है ना, समझ में आ चुका है। यस, इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से करते हैं 1/2 इंटू 10 टू द पावर 15 करेंगे हम। इसकी पावर में जाने वाला है 1/2। ये क्यों गया, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। यस, आपसे क्वेश्चन वो सॉरी आपने ऐसे आंसर पूछा गया है 10 टू द पावर -8 में। तो 10 टू द पावर -8 में पूछा गया है ना, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे। देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान से, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 20 कर लेंगे हम। 20 इंटू 10 टू द पावर 14 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपने एक जीरो यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 14 को यहाँ से हटाकर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो 10 टू द पावर -14 हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे करते हैं। तो जनाब अब आगे करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे। यहाँ पर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 20 लिखने वाले हैं, राइट। सही है। तो 10 टू द पावर -14 को आप अगर यहाँ पर हाफ में ले जाए ना, अगर पावर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए 10 टू द पावर -14 को जनाब ऐसे हाफ दे दें आप ऊपर पावर में, और 20 टू द पावर 1/2 कर दिया जाए, ऊपर 10 टू द पावर -7 नजर आ जाएगा या नहीं, बताइए। और 10 टू द पावर 7 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो 10 टू द पावर -8 है। चलिए थोड़ा सा इसको होल्ड पर रखते हैं हम, यानी कि ऊपर हम क्या करेंगे 1/20 आपको मिलने वाला है। ओके, तो इसको फिलहाल 10 टू द पावर -7 को हम होल्ड पर रखने वाले हैं। ठीक है, अभी आते हैं उस पर भी आते हैं। तो जनाब 10 टू द पावर -7 ऊपर आएगा, नीचे आएगा √20। तो यहाँ पर हम देखिए लिखने वाले हैं 10 टू द पावर -7 ऊपर आ चुका है और नीचे क्या आएगा √20। सही है ना, पावर 1/2 का मतलब होता है √। ग्रेट। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x इंटू 10 टू द पावर -8। अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस तरीके से हम करने वाले हैं। जनाब 10 टू द पावर -7 से इसको हटाएंगे तो 10 टू द पावर -1 ही बचने वाला है। सही है ना, 10 टू द पावर -1 बचेगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 टू द पावर -1 यहाँ पर है, ठीक है। x की वैल्यू आपको निकालनी है ध्यान से। 10 टू द पावर -1 यहाँ पर है जनाब, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर +1 बोले तो 10 हो जाएगा या नहीं होगा। x यहाँ पर रखेंगे, यहाँ वाली चीज़ यहाँ पर आएगी तो जनाब क्या हो जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, नीचे
√20 तो होगा ही होगा, बताइए। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो जनाब 100 यहाँ पर हो जाएगा, 20 नीचे बचेगा, एक्स यहाँ पर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, सही है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सही है। स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने स्क्वायर कर दिया है दोनों तरफ, तो 100/20 मिल जाने वाला है। एंड इसको तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, 5 आया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, जनाब एक्स की वैल्यू आने वाली है 2.23। इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 2 लिख सकते हैं, बताइए 2 लिख सकते हैं ना, यस। एंड यही होने वाला है आपका करेक्ट आंसर, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। एट 600 केल्विन, तो जनाब ये रहा टेम्परेचर, 2 मोल ऑफ NO, 2 मोल ऑफ NO आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ O2, तो जनाब ये रही रिएक्शन। एंड आपसे क्या पूछा गया है, द रिएक्शन अकरिंग एज अबव कम्स टू इक्विलिब्रियम अंडर टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटम, नहीं जनाब ATM होगा। एनालिसिस ऑफ द सिस्टम सोच दैट 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो जनाब इसको अंडरलाइन करना है, यस कर लिया हमने अंडरलाइन। अब इस रिएक्शन को यहाँ पर हम लिखेंगे 2NO प्लस O2, इससे जनाब क्या बनने वाला है 2NO2। और इनिशियल कंडीशन में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर देखिए 2 मोल ऑफ NO, जनाब NO के 2 मोल्स हैं और 1 मोल है O2 का, ग्रेट, 1 मोल है O2 का, और 2NO2 क्या होगा 0। अब बात करने वाले हैं हम इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जनाब ध्यान से देखिए 2 है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और यहाँ पर 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो जनाब ध्यान से देखना है, अगर इसको हम 1 - x लिखेंगे तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 2 - 2x। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जनाब देखिए इनिशियल मोल्स जो हैं वो तो यहाँ पर रहेंगे ही, वैसे यहाँ पर हैं, बट जो x और 2x का डिफरेंस आया वो किस वजह से आया है, वो आया है जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वजह से। अगर आप यहाँ पर x ले लेंगे तो आपको यहाँ पर x/2 लेना पड़ेगा और फिर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ साइड पे जा रही होगी। जनाब इसको हम 2x मान लेते हैं, उसका आधा क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप x लिख पाएंगे, सही है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है हमको, इसीलिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ग्रेट। आगे आइए, तो यहाँ पर भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2x बनने वाला है, बोलिए हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जनाब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या है 0.6, यानी कि 1 - x जो आपने निकाला है उसकी वैल्यू है 0.6, इसका मतलब 1x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4, बोलिए होगा कि नहीं होगा, यस हो जाएगा। तो यस जनाब, इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाएगा, 0.4 रखेंगे तो 2 × 0.4 क्या होने वाला है 0.8, दैट मीन्स 1.2 आ जाने वाला है, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। चलिए आपको करके दिखा देते हैं, 2 - 2 × 0.4 होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 आ जाने वाला है, और यहाँ पर क्या आएगा 0.2। ये हम इक्विलिब्रियम पर मोल्स निकाल रहे हैं, 2NO के जनाब 1.2 होने वाले हैं और O2 का हो जाएगा 0.4, राइट, नहीं 0.4 नहीं होगा 0.6 होगा, 0.4 तो आई है x की वैल्यू, तो जनाब यहाँ पर भी नीचे हम लिख लेंगे 0.6 आने वाले हैं, और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 0.8, सही है ना। अब आपसे पूछा गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी कि आपको Kp की वैल्यू बतानी है। Kp का फॉर्मूला जनाब क्या होने वाला है, प्रोडक्ट साइड क्या क्या है, प्रोडक्ट साइड के मोल्स हम लिखेंगे, और जनाब आपको सबसे पहले ये भी तो निकालना होगा टोटल मोल्स, क्योंकि मोल्स लिखा हुआ है, मोल्स में जब तक आप टोटल मोल्स से डिवाइड नहीं करेंगे इनटू p नहीं करेंगे तब तक पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा। चलिए Kp पर थोड़ा लेट आएंगे, पहले हम पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन कर देते हैं, अदरवाइज हो सकता है आपको कंफ्यूजन बनी रहे इसमें। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है यहाँ पर NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले टोटल मोल्स कर लेते हैं दूसरे पेन से, जस्ट अ सेकेंड, कौन वाला पेन लेकर आएंगे हम, बताइए, ग्रीन वाला पेन लेकर आने वाले हैं। तो टोटल मोल्स आपको निकालने पड़ेंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पर टोटल मोल्स हम लिखने वाले हैं जनाब 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8, जैसे ही आप करेंगे तो क्या आने वाला है 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8 आने वाला है 8 से 14 12 26, यानी कि 2.6 आ जाएगा, 2.6 मोल्स हैं टोटल, ठीक है। ये हमने क्यों निकाले, क्योंकि जनाब हमको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर में इस्तेमाल करना होता है इनका, ठीक है। NO के क्या है मोल्स 1.2, तो जनाब हम 1.2 लिखने वाले हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स को करना होता है, दैट इज 2.6, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं टोटल प्रेशर से, तो जनाब टोटल प्रेशर यहाँ पर क्या है 180 है ना, चलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये क्या है जनाब प्रेशर, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं टोटल प्रेशर, सही है। एंड इसी तरीके से PNO ने आपने निकाल लिया है, अब क्या बारी है PO2 की, देन हम निकालने वाले हैं PNO2। यहाँ पर जनाब मोल्स क्या है इक्विलिब्रियम पर इंडिविजुअल मोल्स 0.6 डिवाइड बाई 2.6 करेंगे इंटू 1 होगा, समझ में आ रहा है ना, सब कुछ इक्वल रहने वाला नीचे, क्योंकि टोटल मोल्स जनाब सेम ही रहेंगे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है यहाँ पर NO2 के पार्शियल प्रेशर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इंडिविजुअल मोल्स पता होने चाहिए। एट इक्विलिब्रियम 0.8 है, ठीक है। PnO2 0.8 डिवाइडेड बाई 2.6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। तो जनाब इन सभी के पार्शियल प्रेशर आपने निकाल लिए हैं एंड यस पार्शियल प्रेशर को ही हम रखते हैं केपी में। केपी की वैल्यू क्या हो जाने वाली है जनाब, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्ट साइड क्या है NO2, ऊपर क्या है, ऊपर मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो जनाब ऊपर जा जाने वाला है स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। और अब आते हैं न्यूमरेटर में, यानी कि रिएक्टेंट साइड से न्यूमरेटर सॉरी रिएक्टेंट साइड से डिनोमिनेटर में आना होता है ना। यस यस यस, NO स्क्वायर हो जाएगा O2, ग्रेट। NO करेंगे स्क्वायर हो जाएगा देन O2, बढ़िया है। अब इन सब की वैल्यूज पुट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जनाब बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है हमको इन सब चीज़ों में, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पर ऊपर क्या लिखना पड़ेगा NO2 का क्या है 0.8 2.6, 0.8 डिवाइडेड बाई 2.6 स्क्वायर कर देंगे हम। बोलिए हाँ कि ना, करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी है। यस, अब डिनोमिनेटर में आते हैं। NO पर क्या है जनाब 1.2 डिवाइड बाई 2.6, 1.2 डिवाइडेड बाई 2.6 और यहाँ पर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है। एंड चलिए अब O2 की भी बारी है, क्रॉस कर देते हैं बीच में 0.6 2.6, राइट, सही है। अब हम फटाफट से सॉल्व कर लेने वाले हैं। पॉइंट सही में चला जाएगा क्योंकि सभी के बाद एक ही डिजिट है, तो यस उसको आसानी से हम हटा सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने से जाएगा 2 से, यानी कि 6 13, यहाँ 2 से जाएगा 3 13, यहाँ 2 से जाएगा 4 13। बोलिए हाँ कि ना। ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट मीन्स 4/13 इंटू 4/13। चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको दिखाया जा रहा है इसे जनाब बहुत ही शिद्दत के साथ करनी है इन चीज़ों को। इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 इंटू 6 यानी कि 6/13 करते हैं, देन 6/13 करने वाले हैं, देन यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप 3/13 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, 13 इंटू 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब और साथ में जनाब 2 2 2 3 यहाँ पर भी 2 2 2 3 राइट। 2 इंटू 2 क्या हो जाने वाला है 4 हो जाएगा, सही है ना। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। एंड जनाब यहाँ पर लिखेंगे आप तो 3 इंटू 3 यानी कि 3 बार 3 है, दैट मीन्स 3 3 9 3 27 27 आने वाला है। एंड ऊपर जनाब ये 13 चला जाएगा, बताइए जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यस जाएगा। तो चला गया है तो 27 यानी कि 13 चक्कू 52, 52 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है 27 दूनी 54 होता है, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम आएगा, दैट मीन्स 1.9 के अप्रॉक्स समथिंग आने वाला है। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 2 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए लिख सकते हैं ना। यस ट्रू लिख सकते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। होगा, बिल्कुल होगा। At 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एंड एसिटाइलिन आर, ओके ये आपको कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है, रिस्पेक्टिवली द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, ओके तो ये रिएक्शन दी हुई है गैस से लिक्विड, दैट्स ग्रेट। तो जनाब दोनों की कंबशन रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, राइट। तो जनाब हमें रिएक्शन किसकी लिखनी है, बेंजीन एंड एसिटाइलिन, ओके इन दोनों की कंबशन रिएक्शन जनाब कैसे लिखेंगे, C6H6 होती है बेंजीन, राइट। कंबशन यानी कि O2 के साथ रिएक्शन होने वाली है इसकी, तो जनाब क्या बनेगा CO2 प्लस H2O बनने वाला है। बहुत ही ध्यान से हमको देखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में, राइट। ऐसे करते हैं, बाकी हमको जवाब की जरूरत है तो हम ऊपर जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ग्रेट। अब इसको बैलेंस करिए, कैसे बैलेंस करेंगे जनाब, ध्यान से सोचिए। एक कार्बन है, देखिए यहाँ पर कुछ भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, बेंजीन की तरफ आप यहाँ पर कुछ नहीं लगा सकते, राइट। इन्हीं में खिलवाड़ जो करना है वो करिए। 6 कार्बन यहाँ पर हैं, तो चलिए यहाँ पर हम 6 कार्बन कर देते हैं सबसे पहले, ग्रेट। अब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं यहाँ पर, पहले हाइड्रोजन को लेकर आते हैं। 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो जनाब 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होने चाहिए, दैट मीन्स 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेट। 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ओके। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमें, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 6 दूनी 12, 12 3 15 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर कितने हैं 2, दैट मीन्स 15/2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाने वाले हैं, ग्रेट। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ये जनाब डेल्टा H1 होने वाला है, आई थिंक कहाँ पर गया डेल्टा H1 लिया हुआ, यस जनाब ये दिया हुआ है, एंड ये बेंजीन का ही है ऑब्वियसली, तो इसको हम डेल्टा H1 से डिनोट करते हैं, क्या है -3268 किलो जूल, दैट्स ग्रेट। अब बारी है डेल्टा H2 यानी कि एसिटाइलिन के कंबशन की। एसिटाइलिन का कंबशन जनाब यानी कि C2H2 प्लस O2 लिख लेंगे अभी के लिए। इसमें भी जनाब CO2 एंड H2O ही बनने वाला है क्योंकि दोनों ही कंबशन की रिएक्शन है। बैलेंस करिए, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ओके 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 दूनी 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 5 सॉरी ऑक्सीजन बोला मैंने,
4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी कि 5 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 5/2 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ग्रेट। अब बारी है डेल्टा H2 लिखने की। डेल्टा H2 जनाब क्या होने वाला है, लिखा हुआ है -1300 किलो जूल। ग्रेट। अब आपके पास जो ये रिएक्शन दी हुई है इसको हम थर्ड वाली रिएक्शन बोलने वाले हैं, दैट मीन्स थ्राइस ऑफ C2H2 गिव्स C6H6। अब जनाब आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। आपसे पूछा गया है डेल्टा H3, राइट। अब ध्यान से सुनिए, पेन रख दीजिए, इधर देखिए। डेल्टा H1 आपको दिया हुआ है, डेल्टा H2 आपको दिया हुआ है, डेल्टा H3 आपको बताना है। तो जनाब डेल्टा H3 तक आप कैसे पहुंचेंगे, इन दोनों रिएक्शन का यूज करके। अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड ले जा रहे हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड ला रहे हैं, तो जनाब डेल्टा H का साइन बदल जाएगा, वैल्यू वही रहेगी बट डेल्टा H का साइन बदल जाने वाला है। माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से माइनस हो जाएगा, सिंपल है। अगर आप रिएक्शन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा डेल्टा H में, राइट। इतना सही कॉन्सेप्ट है। चलिए इन दोनों रिएक्शंस के यूज से हम तीसरी रिएक्शन बनाएंगे, देन डेल्टा H को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे। ओके जनाब, पेन चेंज कर लिया जाए। यस, कर लिया जाता है। तो C2H2 कहाँ पर रहने वाला है, रिएक्टेंट साइड ही रहने वाला है, दैट मीन्स ये रिएक्शन एज इट इज रहने वाली है। बट राइस 3C2H2 है तो जनाब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए यहाँ पर करते हैं एंड ऊपर लिखने वाले हैं हम, ठीक है। बड़ी ही शिद्दत के साथ देखते हुए जाना है। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रिएक्शन को, ये रिएक्शन नंबर सेकेंड कर लेते हैं हम, ये रिएक्शन नंबर फर्स्ट। ग्रेट। तो जनाब 3C2H2 आने वाला है एंड 3 5 जा 15 O2 आने वाला है, गिव्स 6CO2 प्लस 3H2O, राइट। क्योंकि जनाब पूरी की पूरी रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई होंगी एंड डेल्टा H2 भी 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो डेल्टा H2 क्या कर लेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1300 लिखते हैं अभी के लिए। ओके, अब देखते हैं, ये रही आपकी रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर ऐड नहीं जनाब, इसको रिवर्स करिए। ये वाली जो रिएक्शन है बेंजीन की, इसको अगर आप रिवर्स करते हैं दैट मीन्स इसको रिवर्स करके हम यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर आइए यहाँ पर, राइट। यानी कि 6CO2 प्लस 3H2O गिव्स 15/2 O2 एंड C6H6। मैंने आपसे पहले भी कहा है अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जनाब डेल्टा H की वैल्यू, सॉरी साइन बदल जाएगा, वैल्यू तो जनाब सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर साइन क्या था माइनस, तो अब जनाब हो जाने वाला है प्लस, दैट मीन्स 3268 किलो जूल हो जाने वाला है, 3268 होने वाला है। वैल्यू पर हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, राइट। ये जनाब कहाँ गया, ये रहा 3268 है। ओके, ऑब्वियसली किलो जूल बाहर है ही, दैट्स ग्रेट। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यही रिएक्शन मिलने वाली है, ये वाली जो आपको चाहिए, जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। जनाब देखते हैं इसको ऐड करने से कैसे मिलेगी। जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे जनाब ध्यान से देखिए, 15/2 O2 रिएक्टेंट साइड है, यहाँ प्रोडक्ट साइड है, कट जाएगा। और क्या है 3H2O इस तरफ है, 3H2O इस तरफ है, कट जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करेंगे और इससे पहले ये वाला भी कट जाने वाला है, 6CO2 6CO2। ग्रेट। अब क्या बचा है, 3C2H2 गिव्स C6H6, यही तो दिया हुआ है आपको, राइट। दैट मीन्स डेल्टा H3 के लिए आपको इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स डेल्टा H2 जो आपको दिया हुआ था उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड जो डेल्टा H1 आपको दिया हुआ था उसका साइन चेंज कर देना है। ग्रेट। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देख पाएंगे। 3 × -300 होने वाला है और वो जनाब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। 3268 माइनस 3900 होने वाला है, -3900 होने वाला है, प्लस 3268 हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब क्या आने वाला है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। सही कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 632 आने वाला है पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का 632 ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाने वाला है, राइट। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। CNG इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट फ्यूल, तो ये क्वेश्चन है या बताया गया है हमको, चलिए बताया ही गया है। CNG इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। ग्रेट। When 100 ग्राम CNG इज मिक्सड विद 208 ऑक्सीजन, 208 ग्राम होगा, यस 208 ग्राम ऑक्सीजन इन व्हीकल्स, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O and produces large quantity of heat during this combustion, then the amount of CO2 produced in grams is। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि हम CNG को जलाते हैं, राइट। 100 ग्राम CNG को जलाते हैं 208 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 एंड H2O का प्रोडक्शन होता है। वही आपसे यहाँ पर पूछा गया कि CO2 कितना बनने वाला है। चलिए सबसे पहले तो कम्बशन की रिएक्शन हमको लिखनी पड़ेगी और जनाब CNG यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, एज्यूम CNG टू बी मीथेन। तो यस CNG को हम मीथेन मान लेंगे, राइट। मीथेन बोले तो
4। तो CNG को हमने मीथेन मान लिया है। अब इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ, तो जनाब बनने वाला है CO2 एंड H2O। जनाब ये हो चुकी है कंबशन की रिएक्शन, राइट। अब इसको बैलेंस करिए, बिना बैलेंस करे कंबशन की रिएक्शन आगे बढ़ना ही नहीं है, राइट। जनाब एक कार्बन है, ग्रेट। मैंने पहले भी कहा है कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होने वाली, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर बाहर नहीं आने वाला। जो कुछ खिलवाड़ करना है इनके साथ ही करना है, सिंपल। 2 ऑक्सीजन है, नहीं जनाब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो गए हैं। ओके, तो अगर 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं यानी कि पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। पहले अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस करना आसान हो जाता है। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन दैट मीन्स यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेट। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, सॉरी रिएक्शन, यस रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इक्वेशन है जनाब, रिएक्शन बोलिए, ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ओके, आपसे यहाँ पर कहा गया है 100 ग्राम CNG, तो 100 ग्राम CNG है, 208 ग्राम्स O2 है, राइट। और आपसे पूछा गया है CO2 कितना प्रोड्यूस होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोल्स इक्वल होते हैं, पूरी की पूरी रिएक्शन में मोल्स इक्वल आपको मिलने वाले हैं। जनाब आप सबसे पहले मोल्स निकालिए। मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, डेफिनेटली आपको मोल्स मिलने वाले हैं। तो येलो पेन लेकर आते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। जनाब CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाने वाला है, 16 हो जाने वाला है, सिंपल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट O2 का क्या हो जाएगा, 16 32 हो जाने वाला है, सही है। तो जनाब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाने वाला है, 6.25 आपको मिलने वाले हैं। एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब 16 से ले जाइए 2 1 4, नहीं 4 नहीं होगा, 16 बन जा 16 3 होने वाला है, राइट। दैट मीन्स 6.5 आ जाने वाला है। ओके, तो ये मोल्स आ चुके हैं। अब जनाब इसके लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो जनाब ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करना होता है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स यहाँ पर निकाले जा चुके हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आप करेंगे तो जिसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट छोटा आता है, जिसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट छोटा आता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एंड उसी के हिसाब से रिएक्शन आगे बढ़ती है। गॉट इट। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 6.25, यहाँ पर हम CH4 के बारे में लिखने वाले हैं। 6.25 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ग्रेट। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो जनाब 2 से डिवाइड करेंगे, एंड मोल्स कितने थे 6.5। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये वाली वैल्यू छोटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, ग्रेट। तो यही हो जाने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, एंड इसी के बेस पर आगे रिएक्शन प्रोसीड करने वाली है। दैट मीन्स इसके मोल्स और CO2 के मोल्स को इक्वल करिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलने वाला है। दैट मीन्स 6.5, ओके, 6.5 मोल्स इसके हैं, और जनाब यहाँ पर NCO2, जस्ट अ सेकेंड, NO2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू NCO2, ग्रेट। 6.5 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एंड नीचे 2 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ग्रेट। ये इक्वल हो जाने वाले हैं मोल्स ऑफ CO2 से, सही है। कोई दिक्कत, अभी एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से, बाकी आप इतना समझते हुए चलिए। अगर आपको मोल्स ऑफ CO2 मिल चुके हैं तो जनाब क्या कोई दिक्कत है वेट ऑफ CO2 बताने में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपसे यही पूछा गया है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स, आपसे CO2 का वेट पूछा गया है। अगर CO2 के मोल्स आपको पता चल चुके हैं तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको वेट मिल जाने वाला है। तो 6.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 44 आप करने वाले हैं। 44 क्या होता है, CO2 का एटॉम मॉलिक्यूलर वेट, राइट। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 + 16 32, 32 + 12 44, 44 हो जाएगा ऑब्वियसली। इसको सॉल्व करिए, 22 आने वाला है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब क्या आ जाएगा करके देख लेते हैं। 22 पंचे 110 होता है, 11 बचने वाला है, ओके। 22 छक्का, ओहो करना पड़ जाएगा जनाब तो हमको, 20 छक्का 120, 6 12 132, 132 143, राइट, 143। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो 143 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अ फिश स्विमिंग इन वाटर बॉडी, ओके, when taken out from the water body is covered with a film of water of weight 36 ग्राम। एक मछली है जो पानी में तैर रही है, उसको आपने जमीन पानी से बाहर निकाल लिया तो उस पर 36 ग्राम पानी आपको मिलने वाला है, ये आपको बताया गया है। when it is subjected to cooking at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओहो इसको पका दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, then the internal energy for vaporization, internal energy for vaporization आपसे पूछ ली गई है जनाब यहाँ पर, ग्रेट। assume steam to be an ideal gas given, क्या दिया गया है आपको, और वाटर डेल्टा H वेपराइजेशन, ओके, 373 केल्विन टेम्परेचर, आपको प्रेशर भी दिया गया है, ओके, R भी दिया गया, सब कुछ दिया गया है, बट फिर भी चलिए हम ऊपर चलते हैं एंड इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जनाब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले।
रिएक्शन में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। H2O जब आपने निकाला था तो पानी था, राइट। जैसे ही आप उसको कुकिंग के लिए ले जाएंगे तो जनाब ये जो H2O है वो गैस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, ऑब्वियसली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा जनाब पानी, ठीक है। बस इतनी सी रिएक्शन है। एंड डेल्टा एनजी जनाब बता दीजिए यहाँ पर क्या होने वाले हैं। डेल्टा एनजी जनाब 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक गैस का है, यहाँ पर कोई भी गैस का नहीं है, तो 1 - 0 1 हो जाने वाला है। डेल्टा एनजी में समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा क्या गया है, देन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बोले तो डेल्टा यू, आपसे डेल्टा यू पूछा गया है। ओके, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज आप वाइड में ही घूम के रह जाएंगे। ओके, डेल्टा यू आपसे पूछा गया है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी गई है। तो जनाब फार्मूला आपको नजर आना चाहिए, क्या फार्मूला होने वाला है। फार्मूला जनाब ये वाला लगेगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अभी अभी आप इस फार्मूले का यूज करके आए हैं थोड़ी देर पहले ही, राइट। आपसे पूछा गया है डेल्टा यू के बारे में, तो जनाब डेल्टा यू को इस तरफ ले आइए। जब आप डेल्टा यू को इस तरफ लाने वाले हैं तो डेफिनेटली डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाने वाला है। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड, डेल्टा यू की वैल्यू आपको निकालनी है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे दी गई है। चलिए इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, राइट। इस तरीके से डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच की वैल्यू जनाब क्या दी गई है, ये रही 41.1 किलो जूल। आपसे आंसर किसमें पूछा गया है, किलो जूल में ही आपसे आंसर पूछा गया है। किलो जूल में आपसे यहाँ पर दिया गया, चलिए किलो जूल का किलो जूल में ही रखते हैं, 41.1 है। ये हमने लिखी है किसकी वैल्यू, डेल्टा एच की, 41.1 किलो जूल, राइट। डेल्टा एच क्या है जनाब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ओके, और क्या है, जस्ट सेकेंड, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो जनाब डेल्टा एन जी क्या होने वाला है 1, आर टी, आर की वैल्यू दी हुई है ऑब्वियसली 8.31 दी गई है, जो दी गई है उसी को यूज करना है। 8.31 टेम्परेचर क्या है 373, ग्रेट। 8.31 टेम्परेचर है जनाब 373। और कोई समस्या तो नहीं है, कुछ गलतियां तो जनाब हम नहीं कर रहे हैं। 41.1 किलो जूल। ओके, तो ये जो कुछ भी आप लिखने वाले हैं ये जनाब जूल में आने वाला है। यहाँ पर आप मान कर आए किलो जूल, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जूल किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए, राइट। समझने में दिक्कतें तो नहीं है। अगर आप यहाँ पर किलो जूल से जूल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर। बट अगर यहाँ पर आप किलो जूल को किलो जूल में ही रखते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है डेल्टा एनजीआरटी में वो जूल में आएगी, जिसको आपको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्रेट, बढ़िया लगा एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा है तो सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। 41 एवरेज रहने वाला है। इसको जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं तो क्या मिलने वाला है, 3.099 आपको मिलने वाला है। जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। 3.099 को आप 3.1 भी मान सकते हैं। बाकी आप इसको जब आगे सॉल्व करने वाले हैं तो आपको मिलने वाला है 38 किलो जूल। करेक्ट, गॉट इट। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे यही तो पूछा गया था, डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी गई थी। इंटरनल एनर्जी फॉर वेपोराइजेशन आपसे पूछा गया था। डेफिनेटली आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो। सॉरी 40, ये क्या लिखा हुआ है, आप HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू H2 एंड I2 एट 300 केल्विन। दैट मीन्स यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए, राइट। इस तरीके से थोड़ा सी मिसप्रिंट है, दैट्स ओके। 40% ऑफ HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू H2 एंड I2, ग्रेट, एट 300 केल्विन। डेल्टा G नॉट फॉर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस। ओके, ठीक है। चलिए जनाब रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन आपसे बोली गई है HI जनाब यहाँ पर रहा, डिकम्पोजिशन में जा रही है तो डेफिनेटली क्या होने वाली है, I2 एंड H2O में डिकम्पोज हो रही है, H2 प्लस I2 में डिकम्पोज हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो कुछ करना है यहाँ पर करना है, बट रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। जनाब कैसे करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, डेफिनेटली ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अभी आपसे कहा गया है कि 40% ऑफ HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन, यानी कि 40% HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर इनिशियल की बात करें हम, इनिशियल में यहाँ पर 1 था तो ये डेफिनेटली यहाँ पर 0 0 होंगे। बट टी टाइम के बाद कितना डिकम्पोज हुआ है 0.4। अगर 1 है तो उसका 40% क्या होगा 0.4 होगा ऑब्वियसली। तो 1 - 0.4 डिकम्पोज, सॉरी 0.4 डिकम्पोज हो चुका है तो इतना बचा है, राइट। जनाब यहाँ पर फॉर्मेशन कितना होने वाला है 0.4 लिखेंगे आप, 0.4 लिखेंगे आप। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इस केस में प्रोडक्ट के केस में जो रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट के केस में जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे भी हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे आ जाने वाला है। एंड ऐसा जनाब यहाँ पर भी हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.6 आने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे 0.2 एंड 0.2 आने वाला है। जो भी करते जा रहे हैं वो देखते जाइए, समझने का प्रयास करिए, डेफिनेटली सारे डॉट्स लास्ट में कनेक्ट हो जाने वाले हैं।
ग्रेट। ये जो कुछ भी हमने किया, क्यों किया, फालतू तो नहीं किया, क्योंकि जनाब फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, आपसे पूछा गया है डेल्टा जी नॉट फॉर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आर की वैल्यू दी गई है log2 ln 10 ग्रेट। और जनाब जो फार्मूला यूज होने वाला है वो हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी, ग्रेट, के पी। और डेल्टा जी तो जनाब यहाँ पर जीरो हो जाने वाला है, दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आने वाली है, डेल्टा जी नॉट ही आपसे पूछा गया है जनाब, उसकी वैल्यू आने वाली है माइनस आर टी एल एन के पी, ग्रेट। आर टी तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, अच्छी बात है। एल एन के पी तो जनाब आपको के पी की वैल्यू निकालनी है, के पी की वैल्यू निकालने के लिए ही हमने ये सब किया था, राइट। चलिए अगर हमने किया था तो के पी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले येलो पेन लेकर आते हैं। तो जनाब केपी की वैल्यू क्या आने वाली है, इसको आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। केपी की वैल्यू के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो प्रोडक्ट साइड है उसको लिखिए और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में जाने वाला है, ग्रेट। तो 0.2 एच डी रहेगा, इसके पावर में क्या जाने वाला है 1/2, पावर में जनाब 1/2 जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर भी 0.2 है, ठीक है जनाब 0.2 है, एंड उसके पावर में भी 1/2 जाने वाला है, ठीक है। अब रिएक्टेंट पे आते हैं, रिएक्टेंट में क्या है 0.6, 0.6 इसके पावर में 1 है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं लिखने का, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करेंगे 0.2, ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर 0.2 ही आपको मिलने वाला है, डिवाइडेड बाई 0.6 तो जनाब क्या मिलने वाला है 1/3 आपको मिल जाने वाला है, ओके 1/3 आपको मिल जाएगा, दैट्स गुड। अब यानी कि केपी की वैल्यू क्या आ गई है 1/3, ओके। जनाब डेल्टा जी नॉट एच डी रखेंगे हम माइनस आर टी, आर की वैल्यू माइनस लगाइए पहले, आर की वैल्यू क्या है 8.31, टेम्परेचर क्या है जनाब 300 केल्विन, ओके। नाउ एल एन के पी, बट अगर आप एल एन को लॉग से रिप्लेस करेंगे तो आपको 2.3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। 2.3032 आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो अगर आप एल एन को लॉग से रिप्लेस करते हैं तो आपको साथ में 2.3 से भी मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई किया अभी आप लॉग लिख सकते हैं, एंड लॉग 1/3 आ जाने वाला है, राइट। लॉग 1/3 हमने क्यों ले लिया, क्योंकि जनाब लॉग 3 की वैल्यू आपको दी हुई है, गॉट इट, ओके। अब इस तरफ जनाब आते हैं, तो अभी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, लॉग 1/3 को आप log 1 माइनस log 3 भी लिख सकते हैं, राइट। अपने फॉर्मूले पढ़े हैं लॉग्स के, log 1/3 मीन्स log 1 माइनस log 3, आपको log 3 की वैल्यू दे दी गई है तो कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। बाकी जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जनाब करनी ही पड़ेगी, कोई और चारा आपको नहीं मिलने वाला, राइट, कोई और ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमने करके देख लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्ट ही हम लिख देने वाले हैं, क्या होगा जनाब 2735, राइट, यस 2735 जनाब करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2735, राइट, जूल पर मोल, ठीक है। 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, अंडरलाइन कर लो जनाब इसको, आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम अंटिल द टोटल वॉल्यूम इज 20 लीटर, ओके। आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जा रहा है, 4 लीटर से 20 लीटर वॉल्यूम हो चुका है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस एक्सपेंशन, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आपसे पूछा गया है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो जनाब ये क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा तुरंत आपको आंसर क्लिक कर जाएगा, तुरंत 2 सेकंड भी नहीं लगने वाले। अगर आपने इसकी अच्छे से पढ़ाई की है, रिवीजन किया है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी क्लिक कर जाने वाला है। कैसे, अगर जनाब आपको फॉर्मूला आता है वर्क डन का तो क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। एंड दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइसोथर्मली एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है जनाब, वैक्यूम में होता है पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। इन केस ऑफ वैक्यूम पी एक्सटर्नल इज 0, अगर पी एक्सटर्नल 0 हो चुका है तो जनाब वर्क भी 0 ही हो जाने वाला है, राइट, वर्क 0 हो जाने वाला है, सिंपल सी बात है। बट आपको लगेगा कि वर्क 0 हो जाएगा ना, बट से तो पूछा गया है हीट, चलिए वो भी क्लियर करते हैं। और जनाब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, आइसोथर्मली, राइट, आइसोथर्मली में क्या होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा यू की भी वैल्यू 0 ही होने वाली है, क्योंकि जनाब डेल्टा यू का फॉर्मूला आपने ये वाला तो पढ़ा ही होगा, डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। तो जनाब डेल्टा टी की वैल्यू अगर 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 0। अगर डेल्टा टी इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 ही होने वाली है। वर्क डन 0 आ चुका है, डेल्टा यू 0 आ चुका है, जो फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ा है वो क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू, राइट, डेल्टा क्यू, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, राइट, कोई दिक्कतें तो नहीं है।
तो अगर डेल्टा यू भी जीरो हो चुका है, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो हो चुका है, दैट मीन्स क्यू भी जीरो ही होने वाला है। तो इसको आप यहाँ पर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। जो कुछ भी लिखा गया है ना, 4 लीटर से 20 लीटर हो रहा है, तो जनाब ये आपको भ्रमित करने के लिए लिखा गया है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया है, बट बेवकूफ़ बनना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको सारे फार्मूले आते हैं तो, राइट। वैक्यूम के केस में पी एक्सटर्नल जीरो होता है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन भी जीरो ही हो जाएगा, सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आइसोथर्मली है दैट मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू जीरो है, अगर डेल्टा टी जीरो है दैट मीन्स डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी भी जीरो ही होने वाली है, तो जनाब हीट भी आपको जीरो ही हो जाएगी। 2.2 grams of nitrous oxide is cooled at a constant pressure of 1 atm under increase जनाब इसको constant pressure of 1 atm from 310 Kelvin to 270 Kelvin, okay, watching the compression of the gas from 217.1 ml to 167.75 ml, the change in internal energy। तो बेशक आपसे डेल्टा यू पूछा गया है, राइट। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपसे डेल्टा यू पूछा गया है। डेल्टा यू इज तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एटॉमिक मासेस आपको दिए हुए हैं एंड मोलर हीट कैपेसिटी भी आपको दी गई है। तो जनाब बेसिक से फॉर्मूले पर आते हैं। डेल्टा यू आपसे पूछा गया है, तो डेल्टा यू क्या होने वाला है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। डेफिनेटली ये पहला फॉर्मूला है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यू क्या होने वाला है, क्यू होने वाला है एन सी पी डेल्टा टी, और डब्ल्यू क्या होने वाला है बताइए जनाब। कांस्टेंट प्रेशर का वर्क क्या होता है, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि कांस्टेंट प्रेशर का वर्क होता है पी एक्सटर्नल डॉट डी वी, राइट, डी वी, डेल्टा वी भी आप बोल सकते हैं, ओके। तो अभी इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट। डेल्टा यू एक बार हम फिर से लिखेंगे, एन सी पी डी टी, एन यानी कि मोल्स कैसे निकालेंगे आप, 2.2 ग्राम्स लिखा हुआ है तो 2.2 ग्राम्स हो जाएगा, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो N2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है 7 7 14 और 14 14 28, यानी कि देखिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं जनाब। 14 इंटू 2 दैट इज 28 प्लस 16 आप करेंगे तो 44 आपको मिलने वाला है। तो 44 से जब आप डिवाइड कर देंगे दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको मोल्स मिल जाने वाले हैं। ग्रेट। सीपी दैट मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, इंटू 100 कर दीजिए। अभी आपसे पूछा गया है डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर फाइनल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, बहुत ध्यान से करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है जनाब। डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर जनाब है 270 केल्विन, इसको जब आप माइनस करेंगे 310 केल्विन से, तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 270 केल्विन माइनस 310 केल्विन जब आप करने वाले हैं तो आपको -40 मिलेगा। नेगेटिव साइन भूलना नहीं, -40 मिलने वाला है, तो इसको ऐसे ही हम लिखने वाले हैं। गॉट इट। अब पेन चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि इसके बाद हमको लिखना है पी एक्सटर्नल डीवी, दैट्स ग्रेट। अब जनाब पी लिख लेंगे यहाँ पर, पी एक्सटर्नल डीवी, यहाँ पर हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। देन पी एक्सटर्नल क्या होने वाला है, 1 एटीएम लिखा हुआ है, 1 एटीएम, 1 एटीएम बोले तो 101.325 बार। ग्रेट, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 101.325 बार, तो ऐसे रखेंगे हम फिलहाल के लिए, ओके। डॉट डीवी मीन्स कहाँ पर लिखा हुआ है, यस, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं डॉट डीवी। दैट मीन्स 167.75 करना होगा आपको, 167.75 माइनस 217.1 माइनस, देखिए ऊपर लिखिए 217.1, इसको जो आप सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं तो क्या मिलेगा जनाब, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, 3 यहाँ पर आ जाने वाले हैं 6794, सही किया हमने, कोई दिक्कत, दोबारा से देख लेंगे, सही, बिल्कुल सही है जनाब। बट यहाँ पर किस में आया है, एमएल में, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पर क्या आता है, लीटर में, तो डेफिनेटली आपको 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखने वाले हैं, देन 49.35 इंटू 10⁻³ राइट, सही है, कोई दिक्कतें तो नहीं है जनाब। एंड यस यहाँ पर निगेटिव आने वाला है, क्योंकि जनाब आपने 167 से 217 को माइनस किया है, राइट। फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक निगेटिव साइन भी आने वाला है। और थोड़ी सी गलती जनाब हमसे ये भी हुई है कि वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी होता है, इसलिए यहाँ पर जनाब गलती हुई इसको सुधारना चाहेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी होता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी माइनस ही होने वाला है, इस तरीके से, राइट। छोटी छोटी गलतियाँ इग्नोर नहीं करनी है, ध्यान रखना है इन चीज़ों पर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, निगेटिव तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, इसको आप ऐसे करेंगे, राइट, 22 से 2 20 500 यानी कि -200 इस तरफ आ जाने वाला है। ग्रेट, कोई दिक्कत। अब आप इस येलो पार्ट को सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब प्लस, देखिए माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है,
जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाते हैं आपको। माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब मिलने वाला है आपको -5, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो फर्दर जब आप इसको -200 + 5 कर देंगे तो -195 आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट। यही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। माइनस साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो जनाब सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी गई है, दैट मीन्स 195 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 290 केल्विन आर। तो आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन का, ग्रेट। तो डेफिनेटली आपको इन तीनों की कंबशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, देन आगे आप प्रोसीड कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको बहुत ही ध्यान लगा के स्क्रीन पर देखना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है, राइट। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। कंबशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन जनाब क्या होता है C3H8, राइट। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, तो आपको पता होने चाहिए। O2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको मिलने वाला है CO2 + H2O, ग्रेट। कंबशन रिएक्शन में जनाब यही मिलता है CO2H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 3 कार्बन यहाँ पर हैं, 3 कार्बन यहाँ पर भी होने चाहिए, और हाइड्रोजन जनाब यहाँ पर 8 हैं, तो यहाँ पर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाने वाले हैं। अब ऑक्सीजन की काउंटिंग करिए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 4 10, दैट मीन्स आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 10 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड होंगे एंड 10 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी होने वाले हैं, क्लियर। आपको डेल्टा H की वैल्यू क्या दी हुई है, डेल्टा H1 मान लेते हैं इसको हम, राइट, -2220 किलो जूल, राइट। किलो जूल आप समझ जाइएगा, ओके। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जनाब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। ग्रेफाइट जनाब कार्बन ही होता है, राइट। अगर आप इसको ग्रेफाइट लिख लें तो अच्छा रहेगा। ग्रेफाइट एट द एंड ये कार्बन ही होता है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं O2 के साथ, तो यहाँ पर भी जनाब CO2 बनने वाला है, राइट। और डेल्टा H2 की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, यहाँ पर जनाब H2 कहाँ से आ जाएगा जब हाइड्रोजन है ही नहीं, सही है। H2 क्या है, माइनस, माइनस साइन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है जनाब, -393.5, ग्रेट। जनाब ये वाली दोनों रिएक्शंस तो आपने लिख ली हैं। अब बारी है डाई हाइड्रोजन की लिखने की, राइट। डाई हाइड्रोजन बोले तो H2 की रिएक्शन लिखनी है, O2 के साथ आप करवाएंगे तो जनाब क्या बनने वाला है, H2O ही बनने वाला है। एंड यहाँ पर डेल्टा H3 की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज -285.8, करेक्ट। H2O2 दैट मीन्स यहाँ पर आपको हाफ O2 करना पड़ेगा। छेड़छाड़ H2 के साथ बिल्कुल नहीं करनी है, मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है कि इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती हमको, राइट। जो आगे ऐड होते हैं, जो आगे प्रोडक्ट बनता है उसके साथ छेड़छाड़ करनी होती है रिएक्शन बैलेंसिंग में, सही है, ओके। अब डिजायर्ड रिएक्शन आपकी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। चलिए जनाब, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन की रिएक्शन हम लिखते हैं C3H8, राइट। कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलने वाला है आपको, उसकी हेल्प से ही आप C3H8 बनाने वाले हैं। हाइड्रोजन नहीं जनाब, H2 मिलेगा। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो 3 कार्बन 4 H2 होगा, तब जाकर C3H8 बनने वाला है। दैट मीन्स आपको डेल्टा HF बताना है इन तीनों रिएक्शन का यूज करके। तो जनाब सोचिए, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। इस रिएक्शन तक आपको पहुंचना है, राइट। इस रिएक्शन तक आपको पहुंचना है इन तीनों रिएक्शंस की हेल्प से। तो कैसे पहुंचेंगे, अगर रिएक्शन को आपने रिवर्स किया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाया, तो डेल्टा H का साइन बदल जाएगा। वैल्यू तो सेम रहने वाली है बट साइन बदल जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाने वाला है, करेक्ट है। अगर आपने किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा H को भी, ग्रेट। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जनाब। C3H8 प्रोडक्ट साइड है, बट इन रिएक्शंस में C3H8 रिएक्टेंट साइड, डेफिनेटली हमको डेल्टा H1 यानी कि पहली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, सही है। क्योंकि अगर आप पहली रिएक्शन को रिवर्स नहीं करेंगे तो C3H8 प्रोडक्ट साइड कैसे आएगा, वो हमको लेकर आना है। अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो 3CO2 + 4H2O रिएक्टेंट साइड आ जाएंगे। एंड आपको क्या ध्यान देना है, साथ में ये भी ध्यान देना है कि रिएक्टेंट साइड, देखिए डिजायर्ड रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना, राइट। आपने C3H8 देखा प्रोडक्ट साइड, तो देखते ही आपको ये पता चल गया कि इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, सही है। और जैसे ही आपने देखा 3 कार्बन है रिएक्टेंट साइड, दैट मीन्स सेकेंड वाली रिएक्शन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर जनाब 3 कार्बन यहाँ पर आएंगे, करेक्ट है। चीजें क्लियर हो रही हैं। और जनाब H2 को देखिए, H2 रिएक्टेंट साइड है, 4H2 है, 4H2 है, 4 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स आपको अपनी तीसरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4H2 आपको मिल जाने वाला है, H2O नहीं, सिर्फ H2,
चलिए जो जो हमने बोला उसको परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। इस रिएक्शन को रिवर्स करना है, दैट मीन्स 3CO2 प्लस 4H2O गिव्स, बहुत ध्यान से जनाब कोई भी गलती होने ना पाए, अदरवाइज आप इसी में कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। C3H8 प्लस 5O2 होना चाहिए, C3H8 प्लस 5O2 होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे हैं जनाब, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होने वाले हैं ये। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स वगैरह कुछ करना नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब 3O2 यहाँ पर आ जाने वाला है, 3O2 यहाँ पर आ जाने वाला है, एंड इस तरफ क्या आ जाएगा 3CO2। ग्रेट। और थर्ड रिएक्शन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, दैट मीन्स 4H2, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 2O2 आ जाने वाला है। ग्रेट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4H2O। तो यस, क्या आप इनकी हेल्प से डिजायर्ड रिएक्शन तक पहुंच पाएंगे? यस जनाब, डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। ध्यान से देखिए, 4H2O रिएक्टेंट साइड है, 4H2O प्रोडक्ट साइड है, तो ये कट के अलग हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ग्रेट। 3O2 2O2 दैट मीन्स 5O2 है रिएक्टेंट साइड, 5O2 है प्रोडक्ट साइड। जनाब इन दोनों की वजह से ये वाला 5O2 कैंसल आउट हो जाने वाला है। 3CO2 यहाँ पर है, 3CO2 यहाँ पर है, यानी कि रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड वाला बाहर चला जाएगा। अब देखिए इसको आप जैसे ही ऐड करने वाले हैं तो 3 कार्बन प्लस 4H2 गिव्स आउट C3H8। तो क्या जनाब ये आपको नजर आ रहा है कि ये वही रिएक्शन है जो आपने यहाँ पर बनाई थी फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन की? राइट जनाब, इतना तो आपने कर ही लिया होगा। राइट, 3 कार्बन प्लस 4H2 C3H8 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे? डेल्टा HF मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो रिएक्शन के साथ होगा वही जनाब डेल्टा H के साथ भी होगा। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो डेल्टा H की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट साइन बदल जाने वाला है। तो डेफिनेटली डेल्टा HF जो यहाँ पर हम लिखना चाहें, बहुत ही ध्यान से हमको देखना है, डेल्टा HF तक आप कैसे पहुँचेंगे? 3 राइस आपने किया है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया है आपने सेकेंड इक्वेशन को, यहाँ पर देख लीजिए 3 कार्बन, तो डेफिनेटली 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा H3 माइनस करने वाले हैं इस बार आप, क्योंकि जनाब यहाँ पर आपने साइन चेंज किया था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब है आपने साइन चेंज कर दिया है। तो डेल्टा H1 एज इट इज आप लिखने वाले हैं। राइट, 3 इंटू डेल्टा H2 प्लस 4 इंटू डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1। जब आप इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जनाब आने वाला है 103.7। राइट, 103.7 आने वाला है। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 104 आपको लिखना पड़ेगा। 2.4 ग्राम कोल इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए कार्बन को हम जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 300 केल्विन। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल इज। तो बेशक आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एंथैल्पी चेंज आपसे पूछा गया है। तो जनाब बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, और आपसे बताया क्या गया है, यहाँ पर हीट कैपेसिटी आपको बता दिया गया है 20 किलो जूल होने वाला है, 20 किलो जूल केल्विन इनवर्स। एज्यूम कोल टू बी प्योर कार्बन। यस, जब तक हम कार्बन एज्यूम नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे? कार्बन है जनाब, ये ऑब्वियसली कोल आपको बता दिया गया है, तो चलिए फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन लिखते हैं, CO2 बनने वाला है। राइट, बहुत ही आसान रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, इसको यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला क्वेश्चन इसके नीचे से शुरू हुआ है। ग्रेट। अभी आपको क्या करना है, डेल्टा T क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, बट आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, Q इक्वल टू C डॉट डेल्टा T। सही है। हीट कैपेसिटी यानी कि C आपको क्या दी हुई है, 20 किलो जूल। तो चलिए किलो जूल को किलो जूल में ही रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि आंसर भी आपसे किलो जूल में ही पूछा गया है। ठीक है, तो किलो जूल को किलो जूल में ही रखना है। डेल्टा T क्या आ जाने वाला है? डेल्टा T जनाब आ जाएगा 2। राइट, 298 से 300 दैट मीन्स 2 आ जाने वाला है। तो क्या आ चुका है ये 40 किलो जूल। ये 40 किलो जूल क्या आई है, कौन सी हीट आई है जनाब? ये 40 किलो जूल क्या आया है? 40 किलो जूल हीट रिलीज होने वाली है जब आप 2.4 ग्राम कोल को जलाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं 40 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 2.4 ग्राम ऑफ कोल इज 2.4 ग्राम ऑफ कोल इज बर्न्ड। राइट, सही है, समझ आया आपको? बट आपको क्या निकालना है, जब 1 मोल कार्बन को जलाया जाए तब कितनी हीट जनरेट होने वाली है। राइट, जो 40 किलो जूल है इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे मोल से तो डेफिनेटली आपको मिल जाने वाली है 1 मोल कार्बन की हीट। राइट, तो फॉर 1 मोल कार्बन, फॉर 1 मोल कार्बन 40 किलो जूल तो है ही। जैसे ही आप इसको मोल से डिवाइड करने वाले हैं, मोल से यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपको मोल से डिवाइड करना है, दैट मीन्स
2.4 वेट आने वाला है इंटू मॉलिकुलर वेट आप ऊपर करने वाले हैं। मॉलिकुलर वेट जनाब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया जनाब साइड में देखिए, n इक्वल टू यानी कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है ना जनाब, राइट। तो आपको मोल्स यहाँ पर लिखने थे, चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर ही देते हैं, कोई दिक्कतें आपको ना हो। 2.4 आने वाला है, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, 1/5 आने वाला है, राइट। 1/5 आने वाला है, दैट मीन्स 1 यहाँ पर लिखना होगा आपको, 5 यहाँ पर लिखना होगा। सॉल्व करिए, आपको यही मिलने वाला है। ऐसे करेंगे 20 आ जाने वाला है, 24 5, दैट मीन्स 200 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न, राइट। 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज होने वाली है। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेल्टा एन जी कितने हैं। चलिए आपको साथ में ये भी बताते हैं, डेल्टा एन जी अभी अभी हमें क्यों याद आया, बताते हैं, अभी सब कुछ बताया जाएगा। कार्बन सॉलिड में होगा, ये जनाब गैस में होने वाला है, एंड ये भी गैस में होने वाला है। दैट मीन्स डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 आने वाला है। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 आ जाएगा ना जनाब, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 1 - 1 0 होता है। तो डेल्टा एन जी अगर 0 है तो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा एच एंड क्यू इक्वल होने वाले हैं। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच बिकॉज डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है। करेक्ट, सही है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली 200 किलो जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया है, 200 किलो जूल, राइट। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ओहो कांस्टेंट प्रेशर ये दे दी गई है आपको। मोलर हीट कैपेसिटी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 500 जूल, ओके। आपको डेल्टा यू भी बता दिया गया है। अपॉन हीटिंग इट फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओहो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल्स पूछे गए हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइट। तो जनाब क्वेश्चन समझ आ चुका है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है जितना आपने लास्ट वाला क्वेश्चन इतनी आसानी से कर दिया था। मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि ये जनाब है सीपी, राइट। सीपी आपको पता होना चाहिए कि किसको कैसे डिनोट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीपी से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर आपको लिखा हुआ है। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो आपको सीवी से डिनोट करना होता है। चलिए फिलहाल सीपी से डिनोट करेंगे, 20.785 आ जाने वाला है, राइट। जूल आप लिख लीजिएगा आगे, जूल पर केल्विन, दैट्स इट। अरे पर मोल भी है भैया आगे ना, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्या आ जाने वाला है, डेल्टा यू आ जाने वाला है 5000। और जनाब डेल्टा टी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 200 आ जाने वाला है, सही है। जनाब यहाँ पर दो फार्मूले का यूज होने वाला है। आपको क्या निकालना है पहले तो ये देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जनाब एक फार्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, पढ़ा होगा। फार्मूले आपको याद होंगे, अच्छी बात है, बट क्वेश्चन को देखते ही आपको अगर ये क्लिक कर रहा है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होने वाला है, तो जनाब बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करिए। एक फार्मूला ये वाला हो गया, एक जनाब ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, राइट। अब फटाफट से सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो रही हैं कि यस 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 मैंने पढ़ा है इन सारी चीज़ों को, बट अप्लाई करना भी आना चाहिए। डेल्टा एन सी वी डेल्टा टी हम लिखेंगे, राइट। तो इसको हम एन सी वी अलग करते हैं, क्योंकि इनके अलावा हमको बाकी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। डेल्टा यू क्या है, 5000, डेल्टा यू जनाब हो जाएगा 5000, डेल्टा टी 200, डेल्टा टी 200। इसको अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जनाब एन सी वी की वैल्यू आने वाली है 25, राइट। बाएं हाथ से भी इस कैलकुलेशन को आप अंजाम दे पाएंगे। एन सी वी की वैल्यू आई है 25, तो जनाब सी वी की क्या वैल्यू आने वाली है, सी वी की वैल्यू आने वाली है 25 डिवाइड बाई एन। और ये एन क्या है, ये वही एन है जो आपको चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। 25 बाई एन आ चुका है, तो ये आ चुकी है सी वी की वैल्यू। सी पी की वैल्यू आपको दी गई है, सी वी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, आर की वैल्यू आपको पता होती है, तो रिप्लेस करिए, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर देने वाले हैं। थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन होने वाली है, क्योंकि जनाब सीपी की वैल्यू क्या है 20.785 माइनस सी वी अभी अभी आपने सॉल्व किया है 25 डिवाइड बाई एन होने वाला है, इक्वल टू 8 क्या होता है 8.314, सॉरी आर क्या होता है, आर होता है 8.314, 8.314 सब कुछ जूल में ही है, बड़ी अच्छी बात है, आसान है जनाब। यहाँ पर सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, राइट। सिंपल से फॉर्मूले हैं, एंड जनाब कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही है, सही है। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही है, तो डेफिनेटली कैसे करने वाले हैं आप, इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो 20.785 माइनस 8.314 हो जाएगा। ले लिख लेते हैं 20.785 माइनस 8.314 हो जाने वाला है, इक्वल टू 25 बाई
n होना चाहिए 25। सही है, इसको सॉल्व करते हैं। 20.785 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 1, बहुत ध्यान से करना है। 8 से 1 7, 7 से 3 4, 20/8 12 इक्वल टू 25 n होना चाहिए। दैट मीन्स n इस तरफ आ जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 12.4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आने वाला है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा, आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 2 लिख देंगे एंड यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2 होने वाला है, राइट। जनाब यहाँ पर आपसे पूछा गया है देन अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज, आपसे ये पूछा गया, चलिए मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज x। थोड़ा सा इसको भी रफ कर दिया जाए अगर तो अच्छा रहेगा। तो सेकेंड ये क्या ओपन हो चुका है, तो भी रफ कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड जनाब, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, फिर करने वाले हैं हम, राइट। जनाब यहाँ पर आपसे पूछा गया है देन अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज, अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज, तो चलिए हम x मान लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज x, लेट द अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज x। चलिए आपने x मान लिया, अगर आपने x मान लिया जनाब, मोल्स कितने हो जाने वाले हैं n गैस, यानी कि मोल्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा x डिवाइड बाई 280, आपको दिया हुआ है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, सही है। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हीट रिलीज्ड, ओके, C डेल्टा T आपने पढ़ा है, राइट, Q इक्वल टू C डेल्टा T। हीट रिलीज्ड आपने अभी भी एक फार्मूला पढ़ा है, तो C जनाब कितना है 2.5 किलो जूल, तो 2.5 किलो जूल को किलो जूल में ही रखेंगे। डेल्टा टी क्या जनाब हो जाएगा 298 से 298.45 हुआ है, दैट मीन्स 0.45 केल्विन हो जाने वाला है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 112 आ जाने वाला है। 1.125 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब x ग्राम गैस जलने वाली है, राइट। अभी अभी आपने पढ़ा है, चलिए वापस से आपको दिखाते हैं कहाँ पर था वो सब। यस हियर इट इज, यहाँ पर पढ़ा है आपने Q इक्वल टू सी डेल्टा टी, यहाँ पर मैंने लिखा भी था 40 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 2.4 ग्राम ऑफ कोल इज बर्न, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही लागू होगा, क्योंकि कुछ भी डिफरेंट नहीं लागू होने वाला, राइट। क्या है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जब x ग्राम गैस को जलाया जाता है तो 1.125 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बट हमको क्या चाहिए फॉर 1 मोल। तो अगर हमको 1 मोल की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा जनाब, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। 1.125 किलो जूल को चलिए अब हम जूल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स क्या होने वाले हैं, मोल्स अभी भी आपने निकाले हैं, x/280 होता है, राइट। तो x यहाँ पर रखते हैं, 280 यहाँ पर कर लेते हैं, सही है, ठीक है। ये क्या आ चुका है 1 मोल। जब आप 1 मोल गैस को जलाएंगे, जो भी गैस है यहाँ पर 1 मोल गैस को जब जलाएंगे तो जनाब इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है, राइट। एंड आपको ये मानना होगा कंसिडरिंग डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Q, राइट, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। सेम ही है जनाब, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 लगभग एक जैसे हैं, तो काफ़ी ये सिमिलर हैं। PYQs की इंपॉर्टेंस समझ आनी चाहिए आपको। डेल्टा H डेल्टा Q, तो डेल्टा H क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ गैस इज 9 किलो जूल, तो 9 किलो जूल ही रखा जाए क्या, लेकिन इसको भी जूल में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 9 × 3 क्या होने वाला है 1.125 इंटू 280 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई x, और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जनाब। यहाँ से 10⁻³ अलग हो जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आसानी से सॉल्व हो जाता है तो चलिए जनाब कर देते हैं, 5 2 7 2 9, यस जनाब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक 1000 नीचे आ जाने वाला है, राइट, क्योंकि जैसे ही आप पॉइंट हटाते हैं तो उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतने ही जीरो हमें लगाने पड़ते हैं। 9 1 2 2 2 4, ग्रेट। 124 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा 124 इंटू 2 8 कर लीजिए, जीरो यहाँ से हटा दीजिए, जीरो यहाँ से हटा दीजिए, डिवाइड बाई 100 आप करने वाले हैं, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 35 आपको आंसर में मिल जाने वाला है, राइट। 35 मिलने वाला है, 35 ग्राम्स, डेफिनेटली यहाँ पर आप इसको लिख देंगे, राइट। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही है लास्ट में, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे, इसको आप आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है जनाब, राइट। एसर्शन क्या है पढ़िए, द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड इज ईजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट, राइट।
तो जनाब ये वाला असर्शन बिल्कुल सही हो जाने वाला है। कैसे सही हो जाने वाला है अभी बताते हैं। रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज ईजियर। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंथैल्पी, लिक्विड की इंथैल्पी ज़्यादा होती है। ध्यान से समझना है, जो भी लिखा जा रहा है उसको समझ में भी आना चाहिए। इंथैल्पी की अगर हम बात करें तो लिक्विड की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, राइट। सही है, इतना समझ आ चुका है। तो जनाब जब आप मेल्टिंग करते हैं, जब आप मेल्ट करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। देखिए लिखते हैं ध्यान से हम, ऑन मेल्टिंग, जब आप मेल्टिंग करते हैं तो क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी इंक्रीजेज, राइट। जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो क्या होगा, डेल्टा जी बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव, डेल्टा जी और भी ज़्यादा निगेटिव होता चला जाता है। डेल्टा जी बिकम्स मोर निगेटिव, चलिए बिकम छूट गया है तो हम लिखेंगे जरूर, डेल्टा जी बिकम्स मोर निगेटिव। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जनाब जैसे जैसे आप मेल्ट कर रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ने की वजह से डेल्टा जी और भी ज़्यादा निगेटिव होता चला जाएगा। डेल्टा जी बिकम्स मोर निगेटिव, करेक्ट। अगर डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप मेटल को आसानी से रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। इट बिकम्स ईजियर टू रिड्यूस मेटल्स, इट बिकम्स ईजियर टू रिड्यूस मेटल्स, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेटल्स, राइट राइट। देखिए ध्यान से पढ़िए, असर्शन में क्या लिखा हुआ है, द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज ईजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब, कोई भी गलती यहाँ पर है नहीं। अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है कैसे। इंथैल्पी, अगर हम इंथैल्पी की बात करें तो वो लिक्विड की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड। इसकी वजह से जब आप मेल्ट करते हैं, जब आप मेल्टिंग करते हैं तो जनाब एंट्रोपी इंक्रीज करती है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज करती है, दैट मीन्स डेल्टा जी बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव, राइट। दैट मीन्स इट बिकम्स ईजियर टू रिड्यूस मेटल, मेटल को रिड्यूस करना आसान हो जाता है, वही आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो असर्शन बिल्कुल सही हो चुका है। रीजन पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स मोर ऑन नेगेटिव साइड एज एंट्रोपी इज हायर इन लिक्विड स्टेट। तो बिल्कुल सही है जनाब, क्या दिक्कत है इसमें, डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा जी बिकम्स मोर निगेटिव, एज एंट्रोपी इज हायर, ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली ये रीजन भी सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही हो जाने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। When 600 ml of 0.2 molar HNO3 is mixed with 400 ml of 0.1 molar NaOH solution in a flask, the rise in the temperature of the flask is okay। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको दे दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको दे दिया गया है, ओके। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, कौन सी रिएक्शन, HNO3 को हम मिक्स कराने वाले हैं NaOH के साथ। HNO3 को हम मिक्स कराने वाले हैं चलिए थोड़ा ऊपर कराते हैं क्योंकि हमको नीचे भी स्पेस चाहिए होगा, राइट। यहाँ पर कराते हैं, HNO3 को हम मिक्स कराने वाले हैं NaOH के साथ। तो जनाब NaNO3 प्लस H2O बनने वाला है, राइट। सही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, चलिए छोड़ देते हैं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनाब ऑलरेडी बैलेंस है। 600 ml ऑफ 0.2 मोलर, अब हमें मिली मोल्स चाहिए, मिली मोल्स चाहिए या फिर हम बोले मोल्स चाहिए, बट हमको मिली मोल्स ही मिलने वाले क्योंकि मिल दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आपने मोलरिटी का पढ़ा हुआ है, रटा भी हुआ होगा आपको, चलिए लिख के बताते हैं आपको। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट, ये होता है। अब मोल्स के लिए आपको मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो मोलरिटी भी आपको दी हुई है, वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो HNO3 का क्या आने वाला है, अगर हम इनिशियल कंडीशन की बातें करें तो जनाब क्या होगा यहाँ पर 600 इंटू 2, दैट मीन्स 612 120 मिली मोल्स आ जाने वाला है। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है जनाब, 600 को जब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0.2 से, 120 मिली मोल्स ही आपको मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम NaOH की, 400 ml इंटू 0.1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 मिली मोल्स, सही है, ओके। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड इनिशियल कंडीशन में जनाब यहाँ पर तो 0 0 ही होने वाला है, ओके। नाउ टी टाइम के बाद क्या होगा, इसके 40 के 40 मोल्स चले जाएंगे, दैट मीन्स 0 बचेंगे। 120 माइनस 40 आप करने वाले हैं, 120 माइनस 40 तो 80 बचने वाले हैं, और यहाँ पर जनाब 40 मोल्स मिली मोल्स बन जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि सभी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो बहुत ही आसान हो चुका है, अदरवाइज थोड़ी सी टफनेस पर जा रही होती है ये वाली रिएक्शन, सही है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनते जाइए, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे लास्ट में, जब क्वेश्चन खत्म होगा तो लगेगा कि यस क्लियर हो चुका है। हीट लिबरेटेड, अभी आपको हीट लिबरेटेड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हीट लिबरेटेड, जब आप मोल्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से, मोल्स यानी कि मिली मोल्स होंगे तो उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिली मोल्स कितने हैं 40,
40 मिलीमोल्स को जब मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 57, राइट। ये हम क्या लिखने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 57 दिया हुआ है, खुद से मैंने नहीं लिखा है, 57 किलो जूल है, तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो जनाब, सही है। तो ऐसे यहाँ से ये चला जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 40 इंटू 57, 4 7 28, जीरो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, 4 5 20 एंड 2 22, राइट। एंड ये जूल में ही आने वाला है, तो ये आ चुका है। और आपको क्या चाहिए, हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन, हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन। इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, इसका जनाब फॉर्मूला होने वाला है mc डेल्टा टी, राइट। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट आपको दे दी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ऑब्वियसली इक्वल टू लगा देते हैं। और एम क्या है, डेल्टा टी तो समझ आ चुका है हमको, बट एम क्या है, एम है जनाब मास ऑफ सोल्यूशन, एम इज मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा हमको। डेंसिटी यहाँ पर कुछ भी दी नहीं गई है तो हम 1 मान लेंगे, एंड वॉल्यूम तो 1000 मानना ही होता है हमको, 1000 ml वॉल्यूम मानेंगे, डेंसिटी 1 है तो डेफिनेटली 1000 ग्राम मास आ जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आप कई बार कर चुके हैं। डेफिनेटली 1000 ग्राम इसका मास आ जाएगा जनाब, 1000 ग्राम आ जाने वाला है। सी यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी जो आपको, सॉरी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो दी गई है 4.8 जूल है, तो जूल में ही रखेंगे, किलो जूल होता तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम। डेल्टा टी ही आपसे पूछा गया है, देख लीजिए, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क, राइट। डेल्टा टी आपसे पूछा गया है, टेम्परेचर जो पहले था उसके बाद जो बढ़ा है, यानी कि डेल्टा टी ही आपसे पूछा गया है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन। तो चलिए जनाब साथ में ही इसको साथ में कर दें, या फिर चलिए थोड़ा सा लिख ही देते हैं, इतना भी शॉर्टकट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हीट रिलीज्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन, राइट। हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन, सही है, कुछ दिक्कतें तो नहीं है, कुछ कहीं पर छूट तो नहीं रहा है, नहीं कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, दूसरा पेन लेकर आएंगे ताकि आपको दिखाई दे सही तरीके से। हीट रिलीज्ड क्या था जनाब, देखते हैं, 2280 2280, और यहाँ पर हीट गेन्ड में क्या हो जाने वाला है, 1000 इंटू 4.2। डेल्टा टी को आप यहीं पर रोक कर रखिए, 1000 इंटू 4.2 को यहाँ पर जब आप लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे तो क्या आने वाला है, 420 आ जाने वाला है, 420 आ जाने वाला है, जीरो से जीरो जाएगा, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे आगे, 21 से जाने वाला है क्या, नहीं जनाब 21 से तो नहीं जाएगा, 2 से लेकर जाते हैं 21, नीचे क्यों लिखा है 21, 2 से 114, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं जनाब क्या आ जाने वाला है, 21 से जाएगा तो 5 आने वाला है, राइट। कर लेंगे तो आसानी रहने वाली है, 114, 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट। 9 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 5.634 4 आने वाला है, 5.4 आ जाने वाला है, जिसको आप राउंड ऑफ करने के बाद 5 लिख पाएंगे, राइट। सॉरी 5 लिख पाएंगे नहीं जनाब, आगे भी कुछ सॉल्व, 10 टू द पावर -2 है तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 84 आ जाने वाला है, नीचे 6 आएगा, राइट। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स 54, 21 दूनी 42, 542, तो 5.42 आ जाने वाला है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर -2 के फॉर्मेट में, 10 टू द पावर -2 के फॉर्मेट में पूछा गया है, तो आपको 54 लिखना पड़ेगा, 54 इंटू 10 टू द पावर -2 भी तो लिखा जा सकता है, राइट।